हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज शुरू करेंगे 12th का जो क्लास कर रहे थे उसमें से करेंगे आज ये चैप्टर 4 है ये, है ना। और ये है कौन? जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य को बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है आपको आज, है ना। अच्छा, पहले ये कर लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ना क्या क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जनन संबंधित जितने भी बीमारियां हैं, है ना, या उससे संबंधित चीजें पढ़ना है इसमें। जैसे क्या क्या होता है सर? तो जैसे पढ़ना है आपको, पहले तो पढ़ना यही कि जनन स्वास्थ्य होता क्या है ना। और जनन स्वास्थ्य में क्या क्या आपको, जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या करना है? गर्भ निरोध करना है। तो गर्भ निरोध कैसे होता है? वैज्ञानिक तरीके से बोल सकते हैं या डॉक्टर की हेल्प से करते हैं। तो ये सारे पढ़ने हैं। किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो उसका बच्चा कैसे करवाना है ना। किसी का बच्चा को होने में कोई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है ना, मेल में या फीमेल में, वो पढ़ना है। किसी में जनन संबंधी रोग हो गया है ना। देखिए, रोग कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में हम सिर्फ करेंगे क्या? जनन संबंधी रोग ही करेंगे, है ना। दूसरा रोग नहीं करेंगे। दूसरे रोग के लिए अलग चैप्टर है ना। वो 8 या 9 चैप्टर में है, 12th में ही पढ़ना, तो वहाँ पे करेंगे, तो वहाँ पे करेंगे वो, है ना। तो ये सारी बातें करना है इस चैप्टर में आपको मेरे साथ, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो जो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य, वही करना है ना। चैप्टर ये कौन है? चैप्टर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है, याद रख लेना, ठीक है। देखिए, एक यहाँ पे पढ़ लिखे हैं WHO। WHO क्या है? एक विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर एक संस्था है ना। WHO क्या है? वर्ल्ड लेवल पर एक संस्था है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना। दुनिया में जितने भी बीमारियां होती है ना, या जितने भी हेल्थ से संबंधित समस्याएं होती है, हेल्थ से संबंधित, है ना, उस सब का अंतिम रूप से निर्णय या अंतिम रूप से स्टेप लेता है यही WHO जो संस्था है ना। इसका जो स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था? इसका जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? इसका स्थापना हुआ था WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन से। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर? इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? जेनेवा में है। जेनेवा शहर पड़ता है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का बहुत खूबसूरत शहर है जेनेवा, है ना। जहाँ पे कभी सुनते होंगे कोई अमीर हीरो हीरोइन वगैरह देखिए कहाँ पे हनीमून मनाने, है ना, वर्ल्ड टूर कभी घूमने गया तो कहाँ पे सुनते होंगे गया है? कहाँ? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो शहर है जेनेवा, लगभग बढ़िया शहर है, खूबसूरत शहर है, वहीं पे जाता है। तो वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है WHO का। तो यहाँ से सवाल कभी कभी पूछ देता है बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में कि WHO का स्थापना कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, है ना। या बोल देगा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में है ना। यहाँ से एक सवाल और बनता है कि WHO के जो स्थापना हुआ था ना, उसी दिन, मतलब कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, है ना। तो याद रखना है, ये सवाल कई बार पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब? 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और अब आते हैं टॉपिक से संबंधित बातें। जनन स्वास्थ्य के बारे में यही डिफाइन किया, यही बताया कि जनन स्वास्थ्य क्या है, किसको कहेंगे जनन रूप से स्वस्थ, है ना। तो ये बोलता है ना, इसका डेफिनेशन है WHO का कि WHO के अनुसार यहाँ पे लिखे हैं जनन के सभी पहलुओं सहित, जनन के सभी पहलुओं सहित, मतलब कि जनन में जितने भी चीजें आती है ना, उसको सहित। इसके अलावा क्या है? शारीरिक, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि सारे जनन अंग सही से काम करना चाहिए और उसमें कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो है ही है। इसके अलावे और भी कुछ है। क्या है सर? तो शारीरिक, मतलब कि शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से फिट होना चाहिए। दूसरा है भावनात्मक, है ना। भावनात्मक मतलब होता है कि किसी के भावना में बहना नहीं है ना। ऐसा नहीं कोई जा रहा है तो उसको देख करके पूरा मतलब एक्साइट हो जाना है, उत्तेजित हो जाना है ना। मतलब कि भावना को कंट्रोल में रखना है। तो जो भावना को कंट्रोल में रख सकता है या रखता है, उसी को स्वस्थ बोलेंगे। अदरवाइज अगर किसी का भावना कंट्रोल में नहीं है
तो स्वस्थ रूप से नहीं रहेगा। जैसे किसी को दिन में देखे, है ना, और रात में कहानी गोल हो गया, है ना, तो समझना कि आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं हो तुम लोग बच्चा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भावनात्मक रूप से कंट्रोल रखना। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहारात्मक रूप से, है ना, जिसको बोलते हैं हैबिचुअल, है ना। अगर आपका व्यवहार समाज में सही नहीं है ना, किसी को देख के मतलब कि कुछ कर रहे हैं, आलतू फालतू काम कर रहे हैं, आपका व्यवहार किसी के प्रति गलत है ना, तो भी आप क्या है, जैनिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है ना। और एक और है सामाजिक। समाज में अगर सभी से आपका रिश्ते सही नहीं है, समाज में सही तरह से सही नहीं रहते हैं, है ना, तो भी अब क्या है, विक्षिप्त है, मतलब कि रोगी है। मतलब कि ये सभी सही होने चाहिए, सभी पहलू कौन कौन है, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक रूप से जो स्वस्थ रहेगा मानव, उसी को बोला जाता है क्या, रूप से स्वस्थ समाज को बोलते हैं क्या, जन्मात्मक रूप से, मतलब जनन रूप से स्वस्थ कहा जाता है। ठीक है, तो कम से कम ये सारे पता रखना है, कौन कौन, शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, सामाजिक, है ना, ये सारे WHO का डिफाइन दिया हुआ, परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है, अब आप जब तक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ना है ना आपको कि जनन स्वास्थ्य को देख करके, जनन स्वास्थ्य और जनसंख्या जो बहुत अधिक बढ़ रहा था भारत देश में, उसको देखते हुए इस दुनिया में पहली बार भारत में एक चलाया गया था योजना, जिसको बोलते हैं परिवार नियोजन। याद रखना, इस योजना का नाम दुनिया में पहले चलाया गया था, भारत में ही चलाया गया था, है ना। जनन संबंधी रोग फैल रहा था और जनसंख्या भी बढ़ रहा था, दोनों को कंट्रोल करने के लिए चलाया गया क्या, परिवार नियोजन, जिसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। कब चलाया गया था, तो 1951 ईस्वी में चलाया गया था, मतलब कि उस समय हम आज़ादी हुए थे, है ना, उसी समय चलाया गया था। अच्छा, इसका नाम अब बदल दिया गया, इसका नाम कर दिया गया अब क्या, परिवार कल्याण कर दिया गया, इसका नाम तो चेंज हो गया है। अब देखिए, यही जो है क्या, परिवार कल्याण बोल सकते हैं या परिवार नियोजन बोल सकते हैं, ये अपनी तरफ से एक कार्यक्रम चलाया है ना, जिसको बोलते हैं क्या, इस कार्यक्रम का नाम रखना है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। इसको क्या बोलते हैं, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, RCH इसको बोल सकते हैं शॉर्टकट में। इसको मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, है ना, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, है ना, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया RCH, ना, फुल फॉर्म अदा कीजिएगा, है ना। तो दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप चाहें तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, सेम टू सेम NCERT का है ये डेटा, है ना। ये चला था क्या, कार्यक्रम। ठीक है, और इसी कार्यक्रम के तहत जो है ना, एक नारा दिया गया था, हम दो हमारे दो। ठीक है, तो ये सारी बातें आप रखना, जो अभी पढ़ते होंगे आपके हम दो हमारे दो, है ना, ये किसके कार्यक्रम दिया गया था, इसी के तहत में दिया गया था। चलिए, और अब जो है, हाँ, अब जो है देखिए, RC जो चलाया है कार्यक्रम, ये जो चलाया है कार्यक्रम परिवार नियोजन चलाया है कौन कार्यक्रम, ये RCH। इसका कार्य क्या है, जो कार्यक्रम चलाया है इसका कार्य क्या करता है, इसका कार्य देखो है ना, कि लोगों में जन्म संबंधी जागरूकता फैलाना, है ना, लोगों में जन्म से संबंधित जितने भी जागरूकताएं हैं वो फैलाने का काम करता है ये, है ना, तथा जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करना, जन के जो जितने भी अथी है जागरूकता फैलाना है संबंधित उससे, और स्वस्थ समाज को तैयार करने का इसका मूल रूप से काम है। ठीक है, एक ध्यान रखना है ये आपको कि जागरूकता इसे फैलाता है RCH, इसका काम क्या है, जागरूकता फैलाना, है ना। देखो यहाँ पर जागरूकता फैलाना, लेकिन जागरूकता कैसे फैलाए, जागरूकता के फैलाने का काम लिया है तो कैसे फैलाए जागरूकता, तो जागरूकता फैलाने के देखो क्या क्या यहाँ पे लिखे हैं, जागरूकता कैसे फैलाए, जागरूकता फैलाने के क्या तरीके हो सकते हैं, या तो सुनाकर फैला सकते हैं, या तो दिखाकर फैला सकते हैं, या लिख कर फैला सकते हैं। अब क्या दिखाना है, क्या सुनाना है, क्या फैलाना है, तो इसका मतलब ये होता है, अगर आपके पास कोई ऐसा स्टोरी है, ऐसा कोई कहानी है जिससे लोग समझ जाए कि जनन संबंधी स्वास्थ्य बीमारियां, स्वास्थ्य को कैसे बरकरार रखना है और उससे होने वाले बीमारी के बारे में गंभीर खतरा है, उसको समझाना है आपको, ताकि लोग बीमारी होने से बच जाए, है ना, इसके बारे में सुना के बताना है ना। कोई अगर आपके पास कोई वीडियो उस तरह का है जिससे कोई लोग मोटिवेट हो सके, सीख सके, तो ऐसे वीडियो को दिखाना है ना, या तो कोई आर्टिकल वगैरह लिख के बताना है कि जनन से संबंधित बीमारियों को इस तरह से दूर रखा जा सकता है ना। तो ये सारे सुनाकर लिख कर, ये दिखाकर जागरूकता फैलाना है समाज में। ठीक है, अब नेक्स्ट में तो आपको जानना है ना कि क्या बताकर जागरूकता फैलाएं, जैसे बताएंगे हम, या जैसे आप बोले हैं सुनाकर, दिखाकर या लिखकर, तो क्या हम दिखाएं, क्या सुनाएं, क्या लिख कर बताएं उसको,
है ना। यही सवाल यहाँ पे इसका सवाल का आंसर लिखा हुआ है ना, है ना। क्या हो जाएगा, पहला नंबर याद रखना है क्या, जनन संबंध, जनन अंग और उसके कार्य मतलब कि जनन अंग और उसके कार्य के बारे में बताना है कि जनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है एंड देयर फंक्शंस, उसके कार्य क्या है, जनन का कैसे मतलब कौन होते हैं, है ना, ये बताना है उसका समाज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था एवं उसमें होने वाले शारीरिक बदलाव। देखो, जब भी कोई बच्चा लोग जो है किशोर होता है, किशोरावस्था में आता है, मतलब कि 14 से 16 वर्ष की अवस्था में आता है, तो उसको बोलते हैं किशोरावस्था, उसको बोलते हैं क्या, एडोलेसेंस बोलते हैं। और उस अवस्था में, उस दौरान जो है 15 से 16 वर्ष की अवस्था में बच्चे के शरीर में कई शारीरिक बदलाव आता है, शारीरिक चेंजेज होते हैं, है ना। जैसे क्या होता है सर, तो जैसे देखिएगा कभी कभी किसी बच्चा को मतलब कि 14-15 वर्ष के बाद जनरली आवाज़ क्या होता है, आवाज़ जो है भारी हो जाता है ना। वो होता है, वो हो गया क्या, शारीरिक बदलाव, है ना। यहाँ पे कंठ निकल जाएगा, इसी कारण आवाज़ भारी होता है, तो कंठ निकल जाएगा, है ना। दाढ़ी मूंछें आ जाएगी, आने लग जाएंगी, है ना। जहाँ पे जिसे मेरा तो पूरा भरा हुआ है, दाढ़ी मूंछें आने लग जाती है किशोरावस्था में, है ना। और क्या हो जाएगा सर, तो जनन अंग के ऊपर बाल बाल हो जाते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर, है ना। और इसके अलावे कुछ शारीरिक चीज़ें और आती है, जैसे जनन अंग का विकास हो जाता है, बढ़ जाता है, जनन अंग में वृद्धि हो जाती है, तो ये सारे चेंजेस होते हैं, है ना। लड़का में भी और लड़की में भी, दोनों में, है ना। हाँ, हालांकि लड़की में कुछ मतलब आवाज़ भारी नहीं होता है, पतला ही रहता है, लेकिन बाकी सारे चेंजेस उसमें भी होते हैं। जनन अंग उसके भी डेवलप होते हैं, है ना। जनन अंग के ऊपर बाल उसके भी होते हैं, है ना। उसका जो ब्रेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड, स्तन जिसको बोलते हैं, है ना, उसमें वृद्धि हो जाती है ना, उस अवस्था के बाद। तो ये सारी चीज़ें किसमें होते हैं, किशोरावस्था में। तो इस दौरान जो है ना बच्चों को सब बताना है ना, इस दौरान ये होना है, स्वाभाविक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है गर्भावस्था, है ना। मतलब कि कोई महिला जो है गर्भ धारण की है ना, प्रेग्नेंट हुई है, तो उसके बारे में उसको बताना है क्या खान पान होना चाहिए, क्या सही से देखा होना चाहिए, ताकि तो उसका जो बच्चा रहेगा, पैदा होगा, उसका देह स्वास्थ्य सही रहे। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्भ काल में जच्चा बच्चा का ध्यान रखना। मतलब कि कोई महिला प्रेग्नेंट है ना, तो उस समय उसका बच्चा और जो मदर है खुद वुमन प्रेग्नेंट है, उसका दोनों का ध्यान रखना, है ना। ऐसा नहीं हो कि उसको मतलब हार्ड काम दो, कठिन काम दे दो, भारी वाला ज़्यादा काम दे दो, है ना। तो इस सबका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गाँव देहात में अक्सर ऐसा होता है ना, कि मतलब मेरा बहुत बहुत मतलब प्रेग्नेंट है 5-6 महीना का, और उसको मतलब भारी काम दे दिया, तो ये सब नहीं करना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए, है ना, ये सब बताना चाहिए उस समाज में, ठीक है। इसके अलावे जब बच्चा पैदा हो जाएगा प्रेग्नेंट वूमन का, तो उसमें क्या करना है, स्तनपान के तरीके कैसे कैसे हो सकते हैं, है ना। कब तक दूध पिलाना है, कब तक पानी वगैरह नहीं देना है, कब तक दूध खाना नहीं देना है बच्चे को, है ना। स्तनपान के बारे में जिसको बोलते हैं, इसमें क्या ब्रेस्ट फीडिंग, इसके बारे में बच्चों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे नहीं बताना है, उसकी मदर को बताना है ना। और क्या है, बच्चे जन्म के बाद ध्यान रखना, है ना। जैसे कोई बच्चा जन्म हो गया, पैदा हो गया, है ना, तो उसके बाद जो है उसकी मदर या उसके घर वाले जो है उसका ध्यान सही से रखें, है ना। तो बच्चा का ध्यान ऐसे रखना, ऐसा नहीं कि पैदा कर दिया जानवर नहीं और छोड़ दिया। जानवर जैसे कैसे करता है, पैदा करके मतलब जनरली छोड़ देता है लगभग, अच्छा। हालांकि कुछ जानवर भी जो होते हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का, है ना। लेकिन हम लोग तो फिर भी मानव है, तो अधिक ध्यान रखना है बच्चों का, उसी को बोलते हैं क्या, बच्चे जन्म के बाद ध्यान रखना, है ना, उसको बोलते हैं क्या, पोस्ट नेटल केयर, ठीक है। एक बड़ा और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्तव चक्र है ना। आर्तव चक्र को बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही बोलते हैं, आप 10th में पढ़े होंगे, माहवारी बोले होंगे, मासिक धर्म बोले होंगे, रजो धर्म बोले होंगे, ये सारे वर्ड वही है। आर्तव चक्र इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो इसके बारे में स्पेशली लड़कियों को, लड़कों में तो नहीं होता है, लड़कियों में होता है ये, है ना, लड़की महिला में, तो उसके बारे में उसको बताना जरूरी है ना, कि कब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होना है ना, उससे संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती है, उससे बचाव के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें उसको बताना है। और एक बात और है, गर्भ निरोध के बारे में बताना है ना। गर्भ निरोध के बारे में क्या बताया सर, तो गर्भ निरोध के बारे में जैसे किसी को जल्दी बच्चा नहीं चाहिए होगा, है ना, तो उसके बच्चा कैसे नहीं होना चाहिए, कैसे नहीं हो, है ना। हालांकि गर्भ निरोध के बारे में हम बताएंगे इसको डिटेल से, है ना, तो वहाँ पे कर लेंगे। गर्भ निरोध के बारे में बताइएगा, हम बताएंगे आगे चैप्टर में कि कैसे कैसे गर्भ निरोध करने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे गर्भ से बचा जा सकता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्ट करना, ठीक है। तो ये बात हो गया उतना। अब यहाँ से एक बात और आपको रखना है क्या,
इतना हो गया। अब यहां से एक बात आपको रखना है क्या, ये एक वर्ड है उल्बेधन, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एमनियोसेंटेसिस, है ना। एक वर्ड क्या लिखे हैं, उल्बेधन, उसको बोलते हैं क्या, एमनियोसेंटेसिस। एक वर्ड है उल्बेधन, इसको बोलेंगे क्या, एमनियोसेंटेसिस। ये क्या होता है सर देखो, उल्बेधन क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, समझो अच्छे से। जैसे देखो क्या होता है ना जब भ्रूण गर्भ में बढ़ रहा होता है ना, तो उसमें कुछ इस तरह के लेयर बनते हैं, एक लेयर ये बनता है और एक लेयर ये बनता है, दो तरह के लेयर बनते हैं, बीच में कुछ खाई रहता है, बीच में कुछ जगह खाया जाता है। जो इधर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं एपीफाइसिस, इसको क्या बोले, एपीफाइसिस। और जो यहाँ पे है उसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस, है ना। तो एपीफाइसिस और हाइपोफाइसिस, यहाँ पे यहीं पे क्या होता है, एपीफाइसिस के यहाँ पे कुछ कोशिकाएं टूट टूट के यहाँ पे ऐसे रहती है। जो बच्चा बन रहा है गर्भ काल में, जो बच्चा बन रहा है भ्रूण में, एम्ब्रियो में जिसको बोलते हैं ना, तो यहाँ पे जो आता है ना, है ना, अच्छा इस भाग को बोलते हैं क्या, इस भाग को बोलते हैं एमनियोन। यहाँ पे जो भाग है इसको क्या बोलेंगे, एमनियोन बोलते हैं, एमनियोन बोलते हैं, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उल्व बोलेंगे, उल्व, एमनियोन। तो एमनियोन से जो द्रव निकलता है ना, उसमें कुछ कोशिकाएं रहती है, उसी कोशिकाओं का जांच करके पता लगाया जाता है कि भ्रूण का विकास सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, भ्रूण का डेवलपमेंट जो है बच्चे के गर्भ गर्भ में सही डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। उसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, उल्बेधन बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या पता लगाते हैं सर, तो इसमें मुख्य रूप से आनुवंशिक जो बीमारी होता है उसका पता लगाते हैं, है ना। जैसे जैसे देखो, आनुवंशिक जो बीमारी होता है ना, वो दो टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो एक को बोलते हैं क्रोमोसोमल, एक को क्या बोलेंगे क्रोमोसोमल विकार, इसको बोलते हैं गुणसूत्रीय, हिंदी में गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल विकार, है ना। और एक को बोलते हैं मेंडलीय विकार, एक को क्या बोलते हैं, मेंडलीय विकार, है ना। मेंडलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं, है ना। अब देखो कौन कौन सा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और कौन कौन सा होता है मेंडलियन डिसऑर्डर, ये आपका रखना है यहीं से, है ना। अच्छा, यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल बने हैं, तो यहाँ से बनेगा, आपको परेशान करेगा, है ना, इसलिए सुन लो अभी ही अच्छा से। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जितने भी होता है बच्चा, आप देखना आज के बाद जितने भी लास्ट में लगा हुआ है तुमको सिंड्रोम, वो सारे के सारे क्या होंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होंगे, क्रोमोसोम विकार होंगे, गुणसूत्रीय विकार उसको कहते हैं। इसमें लगा हुआ क्या, सिंड्रोम। जैसे क्या होता है सर, तो जैसे हो जाएगा आपका क्या, जैसे क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, है ना, क्या बोलते हैं, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या है आपका, गुणसूत्रीय विकार है ना। एक हो गया कौन, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, एक हो गया डाउन्स सिंड्रोम, एक हो गया कौन, डाउन्स सिंड्रोम, है ना। एक हो गया पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, है ना, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। इसके अलावे टर्नर सिंड्रोम होता है कौन हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। इसके अलावे एक और सिंड्रोम है एडवर्ड सिंड्रोम, कौन हो जाएगा, एडवर्ड सिंड्रोम। ये सारे सिंड्रोम से जितना लगा हुआ बीमारी है वो क्या है, गुणसूत्रीय विकार है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। मतलब कि गुणसूत्र में खराबी होने के कारण जो है ये सारी बीमारियां होती है। ये सारी जो बीमारी है उसको क्या बोलते हैं, ये सारी जो बीमारियां है क्या हुआ है आनुवंशिक बीमारी है। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे में हो रहा है तो उसके बच्चे में भी होगा, उसके बच्चे के बच्चे में भी होगा, है ना। इसी को बोलते हैं गुणसूत्र आनुवंशिक बीमारी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। इसको बोलते हैं क्या, क्रोमोसोमल विकार, है ना। इसमें क्या होता है, या तो गुणसूत्र बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। जैसे मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, अगर हम बोले तो 23 जोड़ी बोल सकते हैं या 46 को पूरा बोल सकते हैं, है ना। तो किसी में 47 गुणसूत्र हो जाएगा, किसी में 45 गुणसूत्र रहेगा, किसी में 45.5 गुणसूत्र हो जाएगा, किसी में 46.5 हो जाएगा। मतलब कि पूरा पूरा गुणसूत्र एग्जैक्ट नहीं रहेगा,
घट बढ़ जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। तो ऐसे विकार को बोलते हैं क्या, गुणसूत्रीय विकार। ये सारी एग्जाम्पल हो जाएंगे, याद रखना है। अगर 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा बचाओ बता बच्चा इसमें से कौन सा गुणसूत्रीय विकार है या कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, तो आपको पहचानना है, ठीक है। अच्छा, कैसे कैसे होता है ये पढ़ाएंगे हम, जब जेनेटिक्स पढ़ा लेंगे ना तो उसके लास्ट में यही सब पढ़ना है जेनेटिक्स में, तो वहाँ पे अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्रोमोसोम नहीं पढ़ाए हैं, क्या होता है क्रोमोसोम, तो अच्छे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज याद रखना एग्जाम्पल वहाँ पे करेंगे, ठीक है। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं मंडलीय विकार, है ना। मंडलीय विकार में कौन आएगा मुख्य रूप से, तो इसमें आएगा एक वर्णांधता, इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा कौन, वर्णांधता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। जिसमें कलर ब्लाइंडनेस होता है मतलब कि जो है ना प्राथमिक रंग जो होता है ना, नीला नीला हरा और लाल, उसको पहचान नहीं पाता है, उसको क्या नहीं पता कौन है हरा कौन है लाल कौन है नीला, है ना। उसको बोलते हैं क्या, वर्णांधता, मतलब वर्ण के लिए अंधा हो गया, उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, है ना। जिस भी आदमी में हो जाएगा ना तो उसका बेटा भी होगा, उसका बेटा भी होगा, मतलब बेटा भी मतलब क्या चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा ये, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या, आनुवंशिक बीमारी, ठीक है। तो क्या जगह पहला बीमारी कौन हो गया, वर्णांधता। दूसरा होता है कौन, हीमोफीलिया। दूसरा कौन हो जाएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, तो हीमोफीलिया में क्या होगा, अगर किसी को कहीं कट लग गया, मतलब कहीं पे हाथ पाथ में कहीं कट गया गलती से, है ना, तो उसका जैसे हम लोग का क्या होता है, हल्का फुल्का कट लगेगा तो जनरली 2-3 मिनट के बाद खून निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन जिसको ये बीमारी हो जाएगा ना हीमोफीलिया, उसको खून निकलना बंद होगा ही नहीं, खून निकलते ही रह जाएगा, मतलब कि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है इस बीमारी में, हीमोफीलिया में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है का सिकल सेल एनीमिया, कौन जाएगा, सिकल सेल एनीमिया। तो ये भी बीमारी है किससे, आरबीसी से संबंधित, मतलब कि रेड ब्लड कॉर्पस से संबंधित बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। तो ये सारी बीमारी जो है क्या है, मेंटली डिसऑर्डर है ना। ये क्यों होता है सर, तो ये होता है जो इसका कारण क्या है, जैसे इसमें बोले हैं कि गुणसूत्र में घटने या बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। ये क्यों होता है सर, तो ये होता है उत्परिवर्तन के कारण। ये क्यों होता है सर, तो ये क्यों होता है, उत्परिवर्तन के कारण होता है ये, है ना, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। चलिए ये वर्ग हो गया आपका क्या, अच्छा ये सब का जानकारी किससे मिलता है आपको, उल विभाजन से। बच्चा जो घर में पल रहा है उससे एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब कि उल द्रव को निकाल के उसकी जांच करते हैं क्रोमोसोम की, तब पता चलता है सबके बीमारी के बारे में, ठीक है। अब यहीं से कुछ बड़ा आपको रखना है, कुछ बड़ा पढ़ा रखना है, जैसे कि हम बोले, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है क्या, कि कुछ वर्ड्स आपको जानना है कि क्या होता है। जैसे है एक वर्ड लिखे हैं हम जन्म दर, इसको बोलते हैं क्या, बर्थ रेट बोलते हैं। और एक लिखे मृत्यु दर, डेथ रेट बोलते हैं, है ना। इस तरह से हो सकता है क्या, बच्चों का जन्म दर, है ना, तो बच्चों का मृत्यु दर होता है, जन्म दर तो नहीं, जन्मेगा तो सब बच्चा ही जन्मेगा, है ना। बच्चों का मृत्यु दर होता है, और सीधा मृत्यु दर, है ना। तो देखो जन्म दर क्या है, इसको डिफाइन करते हैं इस तरह से कि प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले लोगों की संख्या, है ना। मतलब कि 1000 लोगों में जीवित जन्म जितना लेता है ना, उसके रेट को बोलते हैं क्या, जन्म दर बोलते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है मृत्यु दर। मृत्यु दर भी कुछ इसी प्रकार से है कि प्रति 1000, मतलब कि प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले लोगों की संख्या को बोलते हैं मृत्यु दर बोलते हैं, डेथ रेट बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों बात को आपको रखना है अच्छे से, ठीक है। इससे बात इसके बाद पढ़ना है आपको क्या, कि भारत में जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ा था उस समय, अभी भी बढ़ रहा तेजी से, है ना। अभी तो आलम ये हो चुका है कि हम लोग दुनिया में सबसे टॉप कर चुके हैं जनसंख्या में, है ना। अगर आपको डेटा कुछ याद होगा तो अभी हालिया रिपोर्ट में आया है कि भारत की जो जनसंख्या है वो कितना हो गया है, 142, है ना, करोड़ हो गया है ना। मतलब कि 142 करोड़ के आसपास हो गया, 1.42 करोड़ के आसपास हो गया है ना। तो इतना 1.42 करोड़ था, है ना, इतना के आसपास हो गया है। तो ये बातें आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। 1.42 करोड़ के आसपास हो गया है ना। एक डेटा और लिखता है एनसीईआरटी में, वो कहता है कि विवाह की उम्र जैसा, एनसीईआरटी जो पुराना बुक अगर आपके पास है एनसीईआरटी का, तो उसमें लिखता है कि विवाह का जो भारत में उम्र है औसत वो कितना है, 18 वर्ष। लेकिन नहीं, अब संविधान संशोधन करके कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया है, 21 वर्ष कर दिया गया है, 21 ईयर्स कर दिया गया है ना। इससे पहले जो शादी करेगा लड़का कोई भी कानूनी अपराध होगा वो, है ना, वो इलीगल होगा। अब चूंकि जनसंख्या इतना बढ़ चुका था
ना, यह बढ़ चुका है। तो इसको कम करने के लिए कुछ तरीके अपनाने हैं भारत सरकार को, है ना। उसमें से तरीके कौन कौन है? अगर आप साइंटिफिक साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो आपको जानना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये तरीके अपनाइए ताकि जनसंख्या कम होगा, मतलब बच्चा पैदा नहीं होगा, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बच्चा पूरा हमेशा उसे खत्म ही कर दे, नहीं, जो चाहिए मतलब एक दो बच्चा करेगा ना, उसका बच्चा पैदा नहीं कर सकता है ना। या तो जिसको एक बच्चा हो चुका है वो चाहेगा कि 2-3 साल बच्चा नहीं हुआ, हमको 2-3 साल के बाद करेंगे, जब मुन्ना या मुन्नी बड़ा हो जाएगा तब करेंगे दूसरा बच्चा। तो उसके बीच में जो गैप होगा 2-3 सालों के बीच, है ना, वो किस तरह से होगा, है ना। वो सारे तरीके पढ़ना आपको किसमें गर्भ निरोधक विधि में, मतलब गर्भ निरोध करने के कौन कौन से तरीके हैं, है ना, उसमें पढ़ना क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उसको बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो पहले तो याद रखना आपको क्या कि गर्भ निरोधक कौन कौन कर सकता है और किस स्थिति में कर सकता है ना। तो गर्भ निरोधक जो करेगा, गर्भ निरोध या कॉन्ट्रासेप्टिव जो करेगा, मतलब जो बच्चा नहीं चाहेगा पहली बार या दूसरी बार या कभी भी, है ना, तो उसके लिए क्या क्या तरीके हैं, है ना। तो पहले तो याद रखना है कि गर्भ निरोधक कौन कौन कर सकता है। तो इसमें रखना है कि यूज करने वाले का हित हो, जैसे गर्भ निरोधक विधि जो है, जो इसका यूज करेगा, है ना, उसके लाभ का हो, उसके फायदा का हो, ऐसा नहीं कि उसको हानि का जाता है ना, तो उसके हित का हो तब वो यूज करेगा। दूसरा केस है कि गर्भ निरोधक जो तरीका है, विधियां है, वो कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्भ निरोधक तरीका अपनाए, फॉलो किए और गर्भ निरोध हुआ ही नहीं, पता चला कि अगले दूसरे में बच्चा हो ही गया, तो क्या फायदा है। प्रभावी होना चाहिए वो, है ना। नेक्स्ट है क्या, आसानी से उपलब्ध हो, मतलब कि इजीली, मतलब कि उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि हम रह रहे हैं यहाँ पे तो गर्भ निरोधक तरीके जो है, गोली है या कंडोम है, जो भी तरीके हैं, है ना, बहुत दूर में है, हमको सही पहुँच से बाहर है, आसानी से उपलब्ध होगा तभी तो कोई यूज कर पाएगा। ऐसे भी भारत में जनसंख्या बहुत इतना ज़्यादा अनपढ़ है ना, कि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कंडोम क्या होता है ना। अधिकतर अभी भी लोग क्या करता है थी, जनरली जो हल्का फुल्का पड़ चुका है, हल्का फुल्का जिसका ज़्यादा जानकारी हो चुका है, नसबंदी करवा जाता है। उसमें से कौन नसबंदी करवाता है? जनरली महिलाएं, पुरुष बहुत कम करवाता है ना। महिलाएं जो है अपना करवाती है क्या, ऑपरेशन करवा लेती है, जिसको बच्चा नहीं होता उसको। कौन सा ऑपरेशन होता है? महिला में अलग होता है, पुरुष में अलग होता है। कौन कौन सा होता है यहीं पे अभी करेंगे हम तुरंत, देखना, है ना। तो टेक्नोलॉजी का तरीके प्रभावी होना चाहिए, अच्छा आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई कपल, जिसको दंपति बोलते हैं, पति या पत्नी, अगर गर्भ निरोधक तरीके अपना लिया, है ना, तो उसमें ऐसा ना हो कि उसके बाद, मतलब गर्भ निरोधक तरीका अपनाने के बाद सेक्स करने की इच्छा ही नहीं रहे, है ना। सेक्स करने की इच्छा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब कि मन ही ना करे कि सेक्स करें, है ना। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। सिर्फ इच्छा नहीं हो, उसको प्रेरणा नहीं मिले, है ना, या तथा मैथुन में बाधक नहीं होना चाहिए, है ना। कॉपुलेशन जिसको बोलते हैं, जिसको संभोग बोलते हैं आप इंग्लिश में, इंटरकोर्स बोलते हैं, कॉपुलेशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, मैथुन, है ना। उसमें बाधा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, फ्री फ्लो, जितना मौज मस्ती है करना है करो, है ना। लेकिन गर्भ रहे, मतलब बच्चा नहीं होगा, ये सब काम होगा, काम धाम होगा रात वाला, लेकिन बच्चा नहीं होना चाहिए, है ना ये। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ा है क्या, कि साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट। ऐसा नहीं हो कि गर्भ निरोधक कहते हैं हम गोली खा लिए, पता चलेगा कि अगली बार से बच्चा हो ही नहीं रहा है ना। या मदर के शरीर से बहुत सारा ब्लड निकल गया, तो ऐसे तरीके नहीं होने चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तभी हम करेंगे क्या, गर्भ निरोधक तरीके का यूज करेंगे, है ना। ये सारे तरीके हैं किस किस केस से गर्भ निरोधक यूज करना है। और अब आपको पढ़ना है क्या कि गर्भ निरोधक के तरीके कौन कौन से हैं, है ना। यथा केस, कि किस किस केस में आप गर्भ निरोधक तरीके का यूज करेंगे, है ना। अगर बोर्ड एग्जाम में आए कि गर्भ निरोधक का प्रयोग कौन कौन कर सकता है या किस किस केस में कर सकता है, तो आपको ये लिखना है। और नेक्स्ट में हम करेंगे क्या, गर्भ निरोधक की विधियां कौन कौन सी विधि है ना, गर्भ निरोधक विधि कौन कौन सा है। तो पहला जो लिखेंगे वो लिखेंगे कौन, प्राकृतिक विधि। पहले कौन लिखेंगे, प्राकृतिक विधि, इसको बोलते हैं क्या, नेचुरल मेथड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल मेथड बोलेंगे, मतलब कि प्राकृतिक तरीके से गर्भ निरोध करना है। क्या होता है प्राकृतिक, सर बताते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं अभी, कि प्राकृतिक विधि में कोई दवा का नहीं प्रयोग करेंगे, कोई चीरफाड़ का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई अंडों कंडों का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सब कुछ नहीं होगा। मतलब कि शारीरिक जानकारी के आधार पर किया जाता है प्राकृतिक निरोध, है ना, वो हो गया। दूसरा जो तरीका है वो है रासायनिक, है ना। दूसरा रासायनिक लिखे, ये लिखते हैं बैरियर विधि, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
बैरियर विधि, इसी को बोलते हैं क्या, रोध विधि। हिंदी में रोध और इंग्लिश में बैरियर विधि। मतलब कि क्या होता है, इस विधि में, बैरियर विधि में क्या करते हैं, जनरली मेल या फीमेल कॉन्डोम का यूज करते हैं। मेल के लिए अलग कॉन्डोम होता है और फीमेल के लिए अलग कॉन्डोम होता है। कौन कौन सा नाम होगा बताएंगे। और तीसरा जो होता है वो होता है कौन, रासायनिक विधि। गर्भ निरोधक तरीके में जो तीसरा विधि है कौन है, रासायनिक, रासायनिक विधि है ना। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं केमिकल, केमिकल मेथड बोलते हैं इसको, केमिकल मेथड, है ना। मतलब क्या होता है इसमें सर, इसमें जनरली दवा का प्रयोग किया जाता है कि किस किस दवा का प्रयोग कर सकते हैं आप। दवा का जैसे आजकल जो धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है, एक तो हो रहा है बैरियर विधि जिसमें कंडोम का यूज होता है ना, और दवा का प्रयोग भी धड़ल्ले से हो रहा है मार्केट में, है ना, जो घाटा कर जाता है कभी कभी। और कभी कभी हार्ड दवा ले लिए ना तो घाटा कर जाएगा वो, हो सकता है कि बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाए फीमेल को, हो सकता है कि बाद में कहीं बच्चा पैदा हो ही नहीं, हार्मोनल इफेक्ट को खराब कर देता है ये रासायनिक विधि, है ना। और चौथा जो है तरीका वो है कौन, शल्य क्रिया विधि। चौथा तरीका कौन है, चौथा तरीका कौन है, शल्य क्रिया विधि, शल्य क्रिया विधि, है ना। इसको बोलते हैं क्या, सर्जरी बोलते हैं, सर्जरी, है ना। मतलब कि चीर फाड़ करके जो कहता है, आजकल जनरली यही होता है, किसी को दो चार बच्चा हो गया, मतलब बच्चा बच्चा नहीं करना है उसको, तो जनरली करवाते हैं क्या, शल्य क्रिया विधि। मतलब कि क्या करते हैं, जहाँ पे स्पर्म से निकल रहा है, जहाँ से अंडाणु निकल रहा है, उसके रास्ते को बंद कर देते हैं, है ना। तो सारे करेंगे अभी और इसी समय। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहला नंबर प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड। चलिए, तो ये है आपका क्या, गर्भ निरोधक तरीके की जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, उसका पहला तरीका है कौन, प्राकृतिक विधि। इसको बोलते हैं क्या, नेचुरल मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, नेचुरल मेथड बोलेंगे, प्राकृतिक विधि बोलेंगे, है ना। इसमें होता क्या है सर, तो इसमें देखो क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले जो प्रमुख काम आपको रखना है वो ये है कि प्राकृतिक तरीके से शुक्राणु, शुक्राणु है ये, तथा अंडाणु के मिलन को रोकना है। मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप बनता है क्या, जायगोट बनता है। वही जायगोट डेवलपमेंट करके बनाता है क्या, भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, वही जगह क्या 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 बनता है, बच्चा बनता है। तो अगर अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से ही रोक दे, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से ही रोक दे, तो निषेचन नहीं होगा, ना तो बच्चा बनेगा, है ना। तो प्राकृतिक तरीके में हम यही करेंगे कि किसी तरह से अंडाणु शुक्राणु को मिलने से रोकेंगे। अब रोकने के तरीके तीन हैं, प्राकृतिक मेथड में से ही तीन तरीके हैं। पहला हो गया आपका कौन, आंतरिक मैथुन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आंतरिक मैथुन। इसी को बोलेंगे कोइटस इंटरप्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोइटस इंटरप्शन बोलेंगे, है ना। इसी का एक और नाम है बाह्य स्खलन विधि। नाम क्या रहेगा, बाह्य स्खलन विधि। इसी को बोलते हैं विथड्रॉवल मेथड। क्या होता है सर इसमें, तो देखो जब भी कोई यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे इस तरह से पढ़े होंगे कभी तुम लोग, ये हो गया आपका, ये है ना, ये होता है वजाइना, ये सर्विक्स, है ना, और ये होता है वजाइना। ठीक है, तो देखिए ये है आपका क्या, वजाइना, है ना। तो यहाँ पे होता है क्या, आपका इंटरकोर्स होता है। जो इंटरकोर्स होता है तो यहाँ पे होता है ना। और स्पर्म जो इजैकुलेशन होता है, निकलता है स्पर्म यहाँ पे निकलता है। ठीक है, स्पर्म निकला कहाँ पे, यहाँ पे। तो जैसे मतलब कि कोई सेक्स कर रहा है या इजैकुलेशन मतलब मैथुन कर रहा है, मेल फीमेल कोई दंपति है ना, तो जैसे ही स्पर्म निकलने वाला रहेगा, है ना, जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला रहेगा, फिर इसको क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा। फिर इसको क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा, और बाहर को क्या करेगा, स्पर्म का मतलब निकाल देगा। मतलब कि शरीर में स्पर्म नहीं निकलवा के सिर को क्या, शरीर से बाहर निकलवाएगा स्पर्म, है ना। तो शरीर में स्पर्म जाएगा नहीं, फीमेल के बॉडी में स्पर्म जाएगा नहीं तो निषेचन होगा नहीं, है ना। इस व्यवस्था को कहते हैं क्या, बाह्य स्खलन विधि। मतलब कि स्खलन करवाना है कहाँ पे, बाहर में, शरीर के बाहर में, है ना। इसको बोलते हैं क्या, बाह्य स्खलन विधि। इसको बोलते हैं क्या, विथड्रॉवल मेथड। विथड्रॉवल में क्या होता है, कभी कभी जितना जाते होंगे बैंक आप, तो क्या बोलते हैं, पैसा को क्या ना, विथड्रॉ करना, निकालना है। मतलब कि इजैकुलेशन से जस्ट पहले पेनिस को क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। तो उसको बोलते हैं क्या, विथड्रॉवल मेथड। इसी को बोलते हैं क्या, आंतरिक मैथुन, कोइटस इंटरप्शन। अब देखो इसमें कोई दवा लगा क्या, कोई कंडोम लगा क्या, कोई किसी तरह का चिरफाड़ लगा क्या, नहीं। ये शारीरिक शरीर के आधार पर जानने पर ये कर सकते हैं ना। जैसे मेल को पता होता है
कि स्पर्म कब निकल रहा है, कब निकलने वाला है ना। तो मेरे को पता है कि स्पर्म कब निकलेगा, तो निकलने से पहले टेस्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, बाह्यस्खलन विधि, है ना। यही पे यहाँ पे लिखे हैं, इजेकुलेशन से जस्ट पहले वजाइना से पेनिस को बाहर निकाल देना है, तो स्पर्म नहीं जाएगा। ठीक है, ध्यान समझते जाना। लास्ट में इसी संबंधित एक बात और बताएंगे। दूसरा मेथड है आवधिक संयम बोलते हैं इसको, रिदम मेथड बोलते हैं, या इसी का नाम एक और है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, है ना। इसमें क्या होता है सर, देखो अगर हम मान लेते हैं कि किसी जो महिला है, फीमेल है, उसके बॉडी में जो आर्तव चक्र होते हैं जिसको माहवारी बोलते हैं, है ना, वो 14वें दिन में ओव्यूलेशन होता है। जनरली अगर मान लेते हैं, अगर किसी महिला में 1 तारीख को 1 से 5 तारीख तक हो रहा है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग हो रही है, रक्त निकल रहा है ना, तो उसको जनरली क्या होता है, 14वें दिन होता है क्या, ओव्यूलेशन, जिसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग, मतलब अंडा बाहर निकलता है ना। अंडा से और आता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, वहाँ पर रहता है, 24 घंटे के लिए रहता है, और जब वहाँ आसपास में आता है तो उसको मिलकर निषेचन करता है ना। 14वें दिन की बात है ना। तो आवधिक संयम में यही पढ़ना है कि जिस समय ओव्यूलेशन हुआ उससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद सेक्स नहीं करना है। क्या मतलब होगा इसका, इसको देखो नाम ये है क्या, आवधिक संयम, मतलब कि उस अवधि में, किस अवधि में, जिस समय ओव्यूलेशन हुआ। देखो 14 तारीख को, मतलब अगर किसी फीमेल को 1 तारीख को ब्लीडिंग हो रही है ना, माहवारी शुरू हुआ, जनरली 14 तारीख को क्या होगा, उसमें ओव्यूलेशन होगा, मतलब कि अंडोत्सर्ग होगा और फैलोपियन ट्यूब में आकर रहेगा अंडाणु, है ना। तो उसी समय मतलब कि स्पर्म उसमें देंगे नहीं, स्पर्म जाएगा नहीं, तो निषेचन नहीं हो पाएगा। तो आंसर सीधे सीधे कहता है ना कि 14वें दिन के, मतलब कि अंडोत्सर्ग जो होता है 14वां दिन, उससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद, इस अवधि को बोलते हैं निषेचन की अवधि। इस अवधि को क्या बोलेंगे, निषेचन की अवधि। मतलब कि इस दौरान अगर कोई मेल फीमेल सेक्स करता है, इंटरकोर्स करता है, तो बच्चे पैदा होने की अधिक संभावनाएं रहती है। क्यों, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु आके रुकल रहता है ना। अच्छा, ये चादर पीछे इसलिए लिए हैं ताकि हो सकता है कि जिससे शारीरिक के अंदर क्या चल रहा है कन्फर्म जानकारी नहीं होता है, तो अब वैसे तो 3-4 दिन पहले 4 दिन बाद थोड़ा सा संयम बरतना है मेल को दोनों को, है ना। इस चीज को बोलते हैं क्या, निषेचन की अवधि बोलते हैं। अगर इस दौरान कोई सेक्स नहीं करेगा, है ना, तो बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म तब तक वो वहाँ पे तब तक बाहर निकल जाएगा, है ना, रहेगा नहीं वहाँ, तो कितना भी मारते रहो, कोशिश करते रहो, होगा ही नहीं बच्चा। तो यह है क्या, आवधिक संयम। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है तीसरा है वो है स्तनपान अनार्तव, इसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, है ना। इसको बोलते हैं क्या, लैक्टेशन पीरियड। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी मदर में बच्चा जन्म हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, तो उसके लगभग 6 महीने तक, बच्चे जन्म होने से 6 महीने तक क्या होता है, उसमें दूध निकलता है। और आपको पता है कि दूध जो निकलता है किस कारण से निकलता है, वो निकलता है हमारे नहीं फीमेल के मस्तिष्क में होता है एक ग्रंथि, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, है ना। तो पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से निकलता है एक हार्मोन, उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ही दूध बनाता है, क्या करता है, दूध बनाता है। तो जन्म बच्चा का हुआ तो उसके 6 महीने तक निकलता है, बहुत अधिक मात्रा में निकलता है प्रोलैक्टिन, है ना। और क्योंकि बच्चा दूध पीना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है ना। और जिस समय प्रोलैक्टिन निकलेगा उस समय महिलाओं में जो निकलता है LH और FSH हार्मोन, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। तो फॉलिकल LH और FSH की स्तर आपका कम जाता है, मतलब कि प्रोलैक्टिन अधिक निकलेगा ना, तो LH और FSH कम हो जाएगा, है ना। तब सोचो अगर किसी फीमेल में LH और FSH निकलेगा ही नहीं, तो उसमें अगला अंडाणु बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगला अंडाणु बनने के लिए ग्राफ प्रोडक्ट को फैलाता, ग्राफ प्रोडक्ट का विस्तार कौन करता है, LH और FSH तो करता है ना। तो LH और FSH नहीं होगा तो उसमें मतलब कि अंडाणु बनेगा नहीं, है ना। अंडाणु बनेगा नहीं तो बच्चे का जन्म नहीं हो पाएगा, है ना। उसी को बोलते हैं क्या, स्तनपान अनार्तव बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, जिसे यहाँ पे लिख चुके हैं। बच्चे जन्म के 6 माह बाद तक प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्राव होता है, स्राव के कारण LH एंड FSH स्राव में कमी हो जाती है। और LH और FSH जब कमेगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की भी कमी हो जाएगी, है ना। क्योंकि इसी दोनों के हार्मोन के कारण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, जो ग्राफ प्रोडक्ट को बढ़ाने का काम करता है, उसी से इसमें बनता है ना अंडाणु, है ना। तो यहाँ इस समय भी जनरली नहीं होता है ना, जनरली क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन ये पूरी तरह से सेफ नहीं है,
एनसीईआरटी खुद लिखता है कि प्राकृतिक बुद्धि के जो 3 तरीके हैं, है ना, वो पूरी तरह से सेफ नहीं है ना। सेफ नहीं है मीन्स क्या होता है, सेफ नहीं है कहने का मतलब होता है कि अगर इसको सही से मतलब कि सही से यूज नहीं कर रहा है पूरी तरह से, है ना, इसमें थोड़ा सा भी चूक हुआ तो बच्चे पैदा हो जाएंगे, बच्चे पैदा हो जाएंगे, है ना। जैसे देखो इसमें एनसीईआरटी जो बात लिखा हुआ बोले है कि इसमें गर्भ धारण के अधिक संभावना होती है, प्राकृतिक विधि में गर्भ धारण के अधिक संभावना होती है, हो सकता है कि गर्भ धारण हो ही जाए। क्यों हो जाएगा, देखो अभी बोले थे आंतरिक आंतरिक मेथड, इसमें क्या बोले थे, बात करें मतलब कि जस्ट यहाँ पे देखो लिखे हैं जस्ट मतलब कि स्पर्म निकालने से पहले बाहर निकालना पेनिस को। तो क्या होता है जैसे अब कोई यहाँ पे जिससे मान लो स्पर्म नहीं है ना, नहीं है, बाहर निकाल लिया, है ना, लेकिन हो सकता है कि रात में ही 1-2 बार कर ले, मतलब 2-3 बार सेक्स कर ले, है ना, तो हो सकता है कि जो पिछली बार सेक्स किया था उसका स्पर्म कुछ ना कुछ यहाँ पे रह गया, है ना, कुछ ना कुछ स्पर्म यहाँ पे रह गया और फिर सेक्स करने लगा, मतलब शुरुआत में ही तो यहाँ पे कुछ स्पर्म यहाँ पे आ गया, तो हो सकता है चल जाए यहाँ पे, है ना, और बाद में वो तो बाद में इजैकुलेशन होगा बाद में, तब तक यहाँ पे चल गया, तो हो सकता है कि बच्चा पैदा हो सकता है। दूसरा स्टेप आगे दुनिया में है ना। हो सकता है कि शरीर की जानकारी सही से नहीं हो कि अंदर में क्या चल रहा है, ओव्यूलेशन कब हो रहा है, 2-4 दिन बाद, है ना, तो उसमें कभी कभी गड़बड़ सही से पता नहीं चल पाता है, तो उसमें सेक्स कर लेगा इस दौरान, है ना, तो बच्चा पैदा होने की संभावना अधिक रहती है ना। ये हो गया। नेक्स्ट है कि स्तनपान आर्तव जो है ना, ये प्रोलैक्टिन वाला, वो ज़्यादा केस में मतलब कि यूजफुल नहीं होता है, कि प्रोलैक्टिन के साथ साथ एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन भी कभी कभी अधिक निकल जाता है, तो अधिक निकलेगा तो बच्चे पैदा होने की संभावना रहती है, मतलब अलानु बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए लिखता है एनसीईआरटी कि इसमें मतलब कि प्राकृतिक विधि के जो 3 तरीके हैं उसमें से मतलब प्राकृतिक तरीके में गर्भधारण की अधिक संभावना होती है, मतलब हो सकता है कि गर्भधारण हो जाए, है ना, अर्थात असफल रहने की संभावना ज़्यादा रहता है, मतलब गर्भ के प्राकृतिक तरीके जो है ना, गर्भ निरोध नहीं कर पाता है, गर्भ निरोधक असफल हो जाता है ना, और इसमें लिखता है लेकिन साइड इफेक्ट 0 होता है, मतलब कि प्राकृतिक तरीके में साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए कि इसमें कोई दवा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कोई कट फट चिरफाड़ नहीं कर रहे हैं, है ना, ना तो कोई अन्य कंडोम का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें साइड इफेक्ट कहाँ से होगा, ये तो शारीरिक जानकारी के आधार पर हम बच रहे हैं ना, स्पर्म और ओवम को मिलने से। जैसे पहला है तो उसको मेरे जानकारी होनी चाहिए कि कब इजैकुलेशन होगा, कब बाहर निकालना है ना, तो होगा क्या, सारी जानकारी के आधार पर। दूसरा भी वही है, महिला में क्या चल रहा है, उसके अंदर ओव्यूलेशन कब होता है, वो सारी जानकारी के आधार पर है। तीसरा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो सारी जानकारी के आधार पर ही है ना। तो साइड इफेक्ट देखिए बिल्कुल भी नहीं है, 0 है, 0 रखना, ये बात एनसीईआरटी का है ना। तो ये हो गया आपका गर्भ निरोधक वृद्धि का फर्स्ट नंबर। चलिए दूसरा तरीका है ना गर्भ निरोध करने का, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो दूसरा तरीका है, सेकेंड मेथड जो है वो कौन है वह रोधक विधि, इसको बोलते हैं बैरियर मेथड। उसको क्या बोलेंगे, बैरियर मेथड, मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु के बीच दीवार खड़ी कर दो, रोधक बना दो, रोध बना दो, उसको बोलते हैं बैरियर मेथड। अब रोध कैसे बनाएंगे सर, सीमेंट का बोरा लगा देंगे क्या, नहीं, सीमेंट का बोरा नहीं लगाना है ना। पहले समझ लो कि क्या होता है, इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है, लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो लिखना है कि रोधक विधि में या बैरियर विधि में इसमें भौतिक रूप से अंडाणु तथा शुक्राणु को मिलने से रोका जाता है। भौतिक विधि मतलब क्या होता है, भौतिक विधि मतलब फिजिकल तरीके से, मतलब कोई चीज लगा के, वस्तु लगा करके, है ना। वस्तु क्या लगाएंगे, तो देखो रोधक विधि में वस्तु दोनों में लगता है, मेल में अलग लगता है और फीमेल में अलग लगता है ना। मेल सबसे फेमस जो है आजकल के बच्चों में या सभी में, है ना, वो कौन है, कंडोम। मेल कंडोम सबसे फेमस है और फीमेल में भी फीमेल कंडोम फेमस है ना। अच्छा, गांव देहात में या ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, या बहुत सारी शहर में भी फीमेल कॉन्डोम के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन फीमेल कॉन्डोम भी होता है ना। जनरली जानता है मेल कॉन्डोम के बारे में जानता है, नहीं फीमेल कॉन्डोम भी होता है, ठीक है। यहाँ पे समझ लो कि मेल कॉन्डोम जो होता है वो क्या होता है, लैटेक्स का आवरण होता है, लैटेक्स, है ना, जो रबर मतलब कि प्लास्टिक इलास्टिक पूरा होता है, तनावदार होता है, इलास्टिक होता है, उसका क्या होता है, आवरण होता है, लैटेक्स शीट बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉन्डोम होता है मतलब खिंचाता होता है, बहुत पतला होता है, बहुत मतलब पतला होता है ना, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है।
और ये कैसा होगा, तो सेल्फ यूजेबल रहता है, मतलब कि इस कंडोम को मतलब कि मेल है ना खुद से यूज कर सकता है, खुद से मतलब कि बांध सकता है या उड़ा सकता है, मतलब खुद से यूज कर सकता है, इसमें किसी डॉक्टर की सहायता की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा है वन टाइम यूज, है ना, मतलब कि एक बार एक कंडोम को एक ही बार यूज कर मतलब करने की प्रथा है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही कंडोम को बार बार यूज कर रहा है ना। अभी कोई गरीब लड़का है ना, उसको किसी से प्यार हो गया, घर बेचारा गरीब है, क्या करे, एक ही कंडोम को ला रहा है, यूज कर रहा है, बार बार धो के रख दे, है ना, फिर किया अगले संडे फिर धो के रख दे, ये गलत बात है, गलत बात है मुन्ना, ऐसा नहीं करना, बीमारी हो जाएगा। ये नहीं करना है, नहीं है ना। तो ये होगा क्या, मेल में। फीमेल में भी होता है क्या, उसी तरह से फीमेल कंडोम होता है ना। जो कंडोम होगा उसका भी प्रयोग एक ही बार करना है, फीमेल कंडोम रहे चाहे मेल कंडोम रहे, यूज सिर्फ एक बार, है ना, बाकी बार फेंक दीजिए उसको। ठीक है। दूसरा जो है तरीका फीमेल में, वो है क्या, डायफ्राम ना। डायफ्राम में क्या होता है, देखो जो ये फीमेल का जो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह से जो होता है स्ट्रक्चर फीमेल होता है, ये होता है क्या, ये क्या हो गया आपका वजाइना हो गया, ये क्या हो गया सर्विक्स हो गया, और ये हो गया क्या यूट्रस, है ना। तो देखो यहाँ जो भाग है, ये सर्विक्स जो है, इस पूरे भाग को इस तरह ढक लेता है, इस पूरे भाग को ढक लेता है ना, रबर का आवरण होता है, इसको बोलते हैं डायफ्राम, है ना। अब जैसे इस भाग को भी पूरा ढक लेगा, है ना, तो पेनिस यहाँ पर कितना भी स्पर्म निकालते रहे, अंदर जाएगा ही नहीं, अंदर जाएगा तो निषेचन, अंदर नहीं जाएगा तो निषेचन होगा नहीं, निषेचन नहीं होगा तो अच्छा बनेगा नहीं, है ना। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, डायफ्राम बोलते हैं, है ना। ये हो गया क्या आपका डायफ्राम। ठीक है। डायफ्राम जनरली डॉक्टर के हेल्प से लगाया जाता है, कंडोम अपने से लगा सकते हैं, डायफ्राम डॉक्टर के हेल्प से। ठीक है। दूसरा है ग्रीवा टोपी, है ना, इसको बोलते हैं क्या, सर्विक्स कैप बोल सकते हैं। देखो इस बारह भाग को, जो यहाँ वाला भाग है, जो ये वाला भाग दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सर्विक्स, इसको बोलते हैं क्या, ग्रीवा बोलते हैं, इसको ग्रीवा बोलते हैं, है ना। अस्पताल का इजैकुलेशन जब अस्पताल निकलता है ना फीमेल में, यहीं पे निकलता है, इसको बोलते हैं वजाइना, इसको बोलते हैं हिंदी में योनि। ये वाला भाग है पूरा लंबा, है ना। तो गर्भाशय टोपी जो होता है ना क्या होता है, सिर्फ इस भाग में से लगाया जाएगा, है ना, क्या होगा, सिर्फ इस भाग में इस तरह से लग जाएगा ऐसे करके। ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, गर्भाशय सॉरी ग्रीवा टोपी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे लग जाएगा तो मतलब कि मेन रास्ते बंद हो गया, अस्पताल का जो जाने का रास्ता था वही बंद हो गया, तो बंद हो जाएगा, अस्पताल में यहाँ पे जाएगा नहीं तो विसर्जन होगा नहीं, ये हो गया। नेक्स्ट है ग्रीवा बॉल्ट। ग्रीवा जो बॉल्ट होता है ना, ये भी पूरे आवरण को ढक लेता है इस तरह से रहेगा, है ना। यहाँ पे से क्या कर लेगा, इसको जाके कस के कैच कर लेगा, बंद कर देगा, सर्विक्स को ही बंद कर देगा, ग्रीवा को ही बंद कर देगा, है ना, तो अस्पताल जाएगा नहीं, है ना। तो इस तरह तरीके जो है फीमेल में गर्भ निरोध के तरीके हैं, मतलब इस तरह से फीमेल में गर्भधारण मतलब प्रेग्नेंट नहीं होगी, है ना। ये सारे तरीके हैं जो सेफ है, बहुत सारे सेफ है ना। कॉन्डोम तो सबसे फेमस है ना। ये गर्भ निरोधक भी करता है, और बहुत सारे बीमारी जो संचालित बीमारी होता है, जो संक्रमण बीमारी होता है, जो मतलब कि फैलता है ना, उससे बचाने का भी काम करता है। ठीक है। तो अगर कभी जरूरत पड़े तो कॉन्डोम का यूज जरूर करो। ठीक है बच्चा, चलो। और अब करेंगे केमिकल मेथड। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे जनन स्वास्थ्य कर रहे थे, चैप्टर 4 12th का, है ना। और इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। इसमें से कुछ एक लेक्चर कर चुके हैं, उसको जाकर देखिए। और ये रहेगा आज का दूसरा सेशन रहेगा, दूसरा लेक्चर रहेगा आज का, है ना। तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे थे क्या कर रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, गर्भ निरोधक विधियां की, है ना। गर्भ निरोध किस तरीके से किया जा सकता है, मतलब कि कोई अगर दंपत्ति है ना, मेल और फीमेल दोनों जो पति पत्नी होता है, तो अगर बच्चा नहीं चाहता, एक बच्चा नहीं हो कुछ समय के लिए, या पहली बार या किसी भी तरीके से, है ना, तो उसका क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसको बोलते हैं गर्भ निरोधक तरीके, गर्भ निरोधक के विधि, है ना। तो उसमें से दो तरीके हम कर चुके हैं, एक कर चुके हैं प्राकृतिक विधि जिसको बोलते हैं नेचुरल मेथड, और दूसरा कर चुके हैं बैरियल मेथड जिसको बोलते हैं रोधक विधि, है ना। और ये आज करेंगे तीसरा, इसको बोलते हैं क्या, रासायनिक विधि, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको क्या, केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड से करेंगे क्या, कॉन्ट्रासेप्ट करेंगे, मतलब कि गर्भ को निरोध करेंगे। अब देखो केमिकल में क्या क्या होता है सर, तो केमिकल में मतलब कि
जितने भी केमिकल पॉसिबल हो सकते हैं, केमिकल को लगा करके, कोई रसायन को लगा करके गर्भ को निरोध करना है, बच्चे को जन्मने से रोकना है। कैसे रोक सकते हैं सर? तो इसमें जो है ना, किसी भी केमिकल को लगा सकते हैं। उसमें से कौन सा लगाएंगे सर? तो जो केमिकल मेथड में से आता है, उसमें से पहला फर्स्ट पार्ट मुका रखना है क्या, इसमें गोलियों का प्रयोग किया जाता है। जो गोली खाते हैं ना, दवा, जिसको किसी को बुखार लगा, बीमारी हुआ, तो आप गोली खाते हैं, टैबलेट्स जिसको बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बोलेंगे क्या, पिल्स, पिल्स गोली को बोलते हैं, है ना। तो पिल्स का उपयोग करके क्या करेंगे, हम गर्भ को निरोध करेंगे, ठीक है। उसी में से कुछ पिल्स यहाँ पे लिखे हैं, जो इसका जो मतलब शॉर्ट फॉर्म है, वो क्या है, उसको बोलते हैं पहला को COC। COC को बोलते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। COC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। मतलब कि जिस गोली को मुख के द्वारा, मतलब मुख में खाते हैं, वहां पे जाकर एक्शन करता है जनरल अंग पर, तो उसको बोलते हैं, जनरली क्या बोलते हैं, COC प्रकार के टैबलेट बोल सकते हैं, या COC प्रकार के पिल्स बोल सकते हैं, है ना। दूसरा उसी तरह का एक और गोली है, उसको बोलते हैं POP, है ना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, ये बायोलॉजी है ना। तो POP का मतलब होगा यहाँ पे क्या, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, है ना। मतलब कि वहां पे क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन की कमी कर देती है महिलाओं में, है ना। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कमी हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, तुम लोग को बता चुके हैं हम कि देखो, फीमेल में 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपका रखना है। एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन, है ना। तो एस्ट्रोजन है जो गर्भाशय के अंतःभित्ति को बनाता है ना। क्या होता है अंतःभित्ति सर? तो अंतःभित्ति, गर्भाशय के अंतःभित्ति उसको बोलते हैं जिसमें बच्चे रोपित होते हैं, जिसमें बच्चे प्राप्त होते हैं, और उसी में उसका ग्रोथ होता है, उसी में उसकी बढ़ता है ना, अंतःभित्ति में। तो अंतःभित्ति बनाता कौन है, यही एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण बनता है। और दूसरा जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करता है, उस अंतःभित्ति को अंत तक बना कर रखता है, ताकि बच्चा उसमें अच्छे से डेवलप हो, है ना, भ्रूण का सही से विकास हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो POP गोली है वो क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, मतलब कि वैसा दवा, वैसा गोली जो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन के दवा मतलब असर को कम कर देता है। अब प्रोजेस्टेरॉन असर कम कर देगा तो क्या होगा, गर्भाशय के अंतःभित्ति बना हुआ नहीं रह पाएगा, वो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो बच्चे नहीं रह पाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब बच्चे का रोपण ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो बच्चे ने गर्भ में नहीं हो पाएगा, है ना। अच्छा, ये दोनों जो है COC और जो POP है, इस दोनों को लगातार 21 दिन तक, यहाँ पे दोस्तों लिखे हैं 21 डेज तक लगातार यूज किया जाता है। अगर 21 डेज तक लगातार कोई यूज करता है तो वो कारगर होगा, अदरवाइज फेल भी कर सकता है, वो मतलब कि असफल हो सकता है ना। और एक जो आपके एनसीईआरटी में सबसे प्रमुखता से लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आपका कौन, ये सहेली, है ना। सहेली गोली जो है, सहेली पिल्स जो है, महिलाओं के लिए एक तरह से कहा सकता है कि वरदान साबित हो रहा है आजकल, है ना। अधिकतर महिलाएं इसका प्रयोग करती है। सहेली पिल्स है, गोली है ना। गर्भ निरोध करने के तरीके हैं ये गोली। अगर किसी को गोली खाना, टैबलेट खाना है ना, उसको बचा नहीं चाहिए, तो सहेली गोली का प्रयोग करेगा, है ना। सहेली गोली को कब लेना है, सप्ताह में एक बार इसका यूज होता है। इस बात को अच्छे से समझना, सप्ताह में इसका यूज होता है, सिर्फ एक बार किया जाता है सहेली गोली का, है ना। ऐसा नहीं कि अधिक ले लो। देखो, कोई भी रसायन या कोई भी गोली है तो क्या है, रसायन ही है। तो गोली का अधिक प्रयोग करने से हो सकता है कि इसका साइड इफेक्ट भी हो, है ना। तो इसके साइड इफेक्ट होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। तो आपको लगना है अच्छा, ये जो सहेली है ये कौन सुझाया है, तो सुझाव मतलब बताया है कौन, है ना। ये देखो, एक संस्था है CDRI, इसको बोलते हैं सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भारत में कहाँ पे है, वो है लखनऊ में। कहाँ पड़ता है, लखनऊ में। तो यही लखनऊ के द्वारा वहाँ पे सुझाया गया है पूरे भारत के लोगों को, है ना, कि इस दवा का प्रयोग किया जाए। किसमें, किस फॉर्म में, किस रूप में, गर्भ निरोधक गोली के रूप में। सहेली का बहुत इंपोर्टेंट नाम है, आचार्य के लिख चुके हैं, इसको याद करना अच्छे से, ठीक है। ये हो गया कुछ रसायन के तरीके, गोलियां। रसायन में से कुछ और रसायन के बारे में आपको पढ़ना है, और जिसमें जो सबसे प्रमुख है वो है आपका ये अंतःगर्भाशयी युक्ति। इसको बोलते हैं क्या, अंतःगर्भाशयी युक्ति। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे क्या, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं क्या, IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतःगर्भाशयी युक्ति, है ना। मतलब इसका क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि गर्भाशय के अंतर में कोई ऐसा युक्ति रख देंगे, कोई ऐसा चीज रख देंगे जिससे स्पर्म की गति कम हो जाए, या स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। जैसे इससे पहले तुम लोग बता चुके हैं हम क्या, कि देखो, ये जो स्ट्रक्चर होता है पूरा फैलोपियन ट्यूब होता है। फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका जिसको बोलते हैं, एम्पुला वाला भाग में आकर रहता है क्या, अंडाणु रहता है आके वहां पर,
वेट करता है किसका, स्पर्म का। अगर सही समय पे वहाँ पे स्पर्म आ गया तो निषेचन हो जाएगा, है ना। लेकिन स्पर्म जाएगा कहाँ से, पहले तो उसका स्खलन जो होगा इजैकुलेशन कहाँ पे होगा, वजाइना में होगा। वजाइना से आगे जाएगा कहाँ पे, सर्विक्स में। सर्विक्स से आगे जाएगा कहाँ पे, यूट्रस, गर्भाशय होते हुए जाता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, है ना। तो कुछ ऐसा यंत्र, कुछ ऐसा युक्ति रख देते हैं गर्भाशय में ही, है ना। वो क्या करता है, स्पर्म की गति को ही कम कर देता है। अब जब स्पर्म की गति जब कम हो जाएगा ना, तो मदर के या फीमेल के बॉडी में, या बोल सकते हैं कि फीमेल के गर्भाशय में बहुत सारे WBC होते हैं, है ना। WBC का कई प्रकार होता है, उसमें से आधा फाइगोसाइट होता है, जो क्या करता है, किसी भी अंदर आधे हुए एंटीबॉडी को मारता है, तो स्पर्म को मार के खा जाता है वो, है ना। तो गति कम हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सेकंड के लिए थोड़ा उसके बाद दिखाते हैं हम। जैसे ये है आपका क्या, हाँ ये देखो है तुम्हारा क्या, यहाँ पे है ओवरी, और यहाँ पे तुंबिका में मतलब जिस रहता है क्या, ओवाक रहता है ना। अब यहाँ पे हुआ है तुम्हारा स्पर्म इजैकुलेशन, यहाँ पे स्पर्म निकला जाता है इस रास्ते से। तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारे फैगोसाइट्स होते हैं जो स्पर्म को मारने का काम करता है। तो बहुत सारे स्पर्म निकलते हैं, बहुत बहुत कम पहुंच पाता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फैगोसाइट पड़ा हुआ है, और स्पर्म की गति को ही कम कर दे, तो स्पर्म की गति को कम कर देंगे ना, तो यहाँ पे फैगोसाइट्स को मार के खत्म कर देगा, मतलब आगे पहुंचने ही नहीं देगा, है ना। वो तो बहुत तेज आगे बढ़ता है जो स्पर्म, वही यहाँ तक से पहुंच पाता है और उसी का निषेचन हो पाता है। ठीक है, तो इसमें हमको यही पढ़ना है कि अंतःगर्भाशयी युक्ति जो होता है क्या करता है, स्पर्म की गति को कम कर देता है, या उसकी जनन करने की क्षमता को कम कर देता है। देखो इसमें तुमको अगर एग्जाम में आए रखने के लिए कि अंतःगर्भाशयी युक्ति क्या होता है, तो लिखना है कि स्पर्म के निषेचन करने की क्षमता को कम कर देता है, या बोल सकते हैं कि स्पर्म का गति कम कर देता है। गति कम कर देगा तो यहाँ पे मार जाएगा और डेथ हो जाएगा, है ना। तो अंदर जा नहीं पाएगा तो निषेचन नहीं हो पाएगा, है ना। इसमें से जो युक्ति है, जो डिवाइस है ना, कौन कौन सा डिवाइस यूज होता है सर, कौन कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो डिवाइस का नाम रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कौन, लिपेस लूप। लिपेस लूप एक युक्ति है, एक डिवाइस है, जो क्या करते हैं, जैसे ये हो गया गर्भाशय, है ना। तो गर्भाशय में यहाँ पे डाल देते हैं इस तरह से, यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह से डाल देते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे कोई डाल दिए युक्ति, तो यहाँ से स्पर्म जब जाएगा ना, तो इसकी गति यहाँ पे स्पर्म अगर रुक जाएगा, आगे बहुत कम बढ़ पाएगा। जब स्पर्म रुक जाएगा तो यहाँ पे पड़ा हुआ तुम्हारा क्या है, फीमेल के बॉडी में पड़ा हुआ था फैगोसाइट WBC, वो क्या करेगा, इसको मार के खत्म कर देगा, तो आगे जा नहीं पाएगा, है ना। तो ये है कौन, लिपेस लूप है, क्या करेगा, स्पर्म की गति को कम कर देता है। और रखना बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो तुम्हारा जो है वो क्या है, कॉपर स्त्रावित करने वाला आईयूडी बोलते हैं इसी को, अंतर्गर्भाशयी युक्ति को बोलते हैं क्या, आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, है ना। ऐसा इसमें देखो ये क्या है, ऐसा डिवाइस है जो कॉपर रिलीज करता है, कॉपर निकालता है अपने से, है ना। उस आईयूडी को क्या बोलेंगे, कॉपर स्त्रावित करने वाले आईयूडी, है ना। अब देखो कॉपर से क्या दिक्कत है, कॉपर से स्पर्म को दिक्कत है, कॉपर के स्मेल से स्पर्म को क्या है, दिक्कत है, उसके मतलब कि आने पर करते तो उसका गति घट जाता है, या मतलब मर जाता है स्पर्म, है ना। तो कॉपर से इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जो युक्ति लगाते हैं ना, जो लगाते हैं डिवाइस, उसमें से कुछ ऐसे रसायन निकलवा देते हैं, उसमें क्या निकलता है, कॉपर निकलवा देते हैं, कॉपर डाल देते हैं, ताकि कॉपर से स्पर्म को दिक्कत है तो आगे जा नहीं पाएगा, उसकी गति अपने आप कम हो जाएगी, या स्पर्म मर जाएगा तो आगे जा ही नहीं पाएगा, है ना। उसी में से कॉपर स्त्रावित करने वाले आईयूडी में से कौन है, कॉपर टी जिसको बोलते हैं, जो बहुत फेमस है इंडिया में, है ना। लगभग आदमी के नाम पर आता है कॉपर टी, यही है कॉपर टी, है ना। मतलब एक ऐसा युक्ति, एक ऐसा डिवाइस जिससे कॉपर रिलीज होता है, जिससे कॉपर निकलता है, और कॉपर क्या करेगा, स्पर्म को मार देगा या उसकी गति को कम कर देगा, ठीक है। दूसरा है कॉपर 7, जिस तरह से कॉपर टी है उसी तरह से कॉपर 7 भी होता है, गर्भाशय में यहाँ पे यूज किया जाता है, लगाया जाता है, डॉक्टर के हेल्प लगाया जाता है ना। और एक और है मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375 भी उस तरह का एक डिवाइस है ना। दूसरे प्रकार का जो डिवाइस है उसको बोलते हैं हार्मोन स्त्राव आईयूडी, मतलब कि इससे कुछ ऐसा हार्मोन निकलता है जो स्पर्म की गति को कम करता है। कौन सा हार्मोन निकलता है सर, इसका नाम क्या है, इस आईयूडी का नाम है प्रोजेस्टासट। प्रोजेस्टासट एक प्रकार का युक्ति है, एक प्रकार डिवाइस है जो स्पर्म की गति को कम कर देता है, ठीक है। तो कम से कम ये सारी बातें का आपको याद रखना है अच्छे से। अच्छा एक बात और है, एक है नॉर प्लांट, है ना। इसमें क्या करते हैं ना, एक युक्ति को यहाँ पे लगा देते हैं, एक डिवाइस है ना, उसको क्या करते हैं,
लगा देते हैं, है ना। और उससे क्या होता है, उसमें कुछ ऐसे हार्मोन निकालने की क्षमता होती है, क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन की अधिकता के कारण, मतलब ये क्या करता है, बॉडी में मतलब कि महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरॉन के स्राव को अधिक कर देता है। जब प्रोजेस्टेरॉन अधिक हो जाएगा ना, तो गर्भाशय की जो अंतःभित्ति है, जैसे देखो यहाँ पे गर्भाशय है, तो गर्भाशय का एक भित्ति हो गया, और ये होता है कौन आपका दूसरा भित्ति, है ना, और एक होता है आपका कौन तीसरा भित्ति। तो 3 लेयर के होते हैं गर्भाशय के अंतःभित्ति। तो अंतःभित्ति जो है ना, इसी में बच्चे का रोपण होता है, बच्चा रहता है इसी में, यहाँ पे रोपित हो रहा है बच्चा, है ना। तो गर्भाशय के अंतःभित्ति को जो है ना, प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, इस देता है, पूरा कठोर कर देता है, बहुत कर देता है, क्या कठोर कर देता है ना। जो कठोर हो जाएगा, तो इसमें बच्चा का निषेचन हो भी गया ना, जैसे स्पर्म यहाँ पे आया, यहाँ पर नानु है, निषेचन हुआ, फिर बाहर निकले, तो यहाँ पे होना चाहिए था क्या, रोपित होना चाहिए था, इम्प्लांट होना चाहिए था, लेकिन कठोरता के कारण इम्प्लांट होगा नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया है, कठोर हो गया परत, तो इस तरह से गर्भधारण नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सब था आपका क्या, रासायनिक विधि, ये सारे था क्या तुम्हारा रासायनिक विधि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में से, है ना। एक इसी में से तुम लोग को और पढ़ना है एक बात और, कि अगर जैसे मान लो कि किसी फीमेल में, है ना, अगर किसी फीमेल में इस सब में से कोई तरीका यूज नहीं कर पाया, है ना। अच्छा, एक पहले पॉइंट और है, एक पहले और करते हैं, थोड़ा सा उसके बाद करेंगे इसको। जो देखो नेक्स्ट जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, वो कौन है, शल्य क्रिया विधि, है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सर्जिकल मेथड। अभी तुम लोग को पता होगा, जो डॉक्टर लोग होता है, वो जो सर्जरी करता है, वो करता है चीर फाड़ करता है, ऑपरेशन वगैरह करता है ना। तो शल्य क्रिया विधि में यही करना है कि ऑपरेशन के द्वारा कोई ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए जिसमें कि स्पर्म और ओवम, मतलब कि अंडाणु और शुक्राणु मिल ही ना पाए, नहीं मिलेगा तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे, है ना। तो इसमें देखो दोनों में अलग अलग नाम है ना। क्या नाम है, देखो मेल में जो नाम है उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, है ना। इसी को बोलते हैं बंध्याकरण भी बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं बंध्याकरण, है ना। बंध्याकरण इसको बोलते हैं, है ना। मेल में होता है क्या, वैसेक्टोमी, जबकि फीमेल में होता है क्या, ट्यूबेक्टोमी होता है। दोनों का नाम अलग अलग है, काम वही है। काम क्या है, देखो अगर तुम लोग पढ़ा पहले पढ़ा लोग, इससे पहले जनरल चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाए हैं, जो वो चैप्टर अगर पढ़ल होगा तो उसमें क्या पढ़ाए थे, हम पढ़ाए थे ये, देखो ये है तुम्हारा क्या, टेस्टिस, है ना। ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे टेस्टिस है ये, है ना, जिसको बोलते हैं ब्रसन। और ये है क्या, स्क्रोटम, जिसमें जिसको बोलते हैं क्या, ब्रसन कोशिश में रहता है टेस्टिस, है ना। अब यहाँ से निकलता है एक स्ट्रक्चर, एक नली निकलता है ना। यहाँ पे निकल रहा है क्या, एक नली, जिसको बोलते हैं वास डेफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ से नली निकल रही है, इस नली को क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस बोलते हैं, है ना। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला पूरा भाग, इसको ये क्या है, मूत्राशय है ये, मतलब कि मूत्राशय के ऊपर से वास डेफरेंस जो है ना, मूत्राशय के बनता है शरीर के, देखो बाहर, शरीर के बाहर लटका हुआ भाग है ये, है ना। फिर जाता है कहाँ पर, शरीर के अंदर, मूत्राशय के ऊपर से लूप बनाते हुए वास डेफरेंस आता है नीचे फिर, है ना। और यहाँ पे 3 ग्रंथियां होता है, तुम लोगों को पता होगा। एक होता है कौन, शुक्राशय ग्रंथि, एक होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियां होती है। आगे जाके यही संरचना जो बनाता है क्या, इसको बोलते हैं क्या, पेनिस बोल देते हैं, है ना। और यहाँ से स्पर्म इजैकुलेशन होता है। ये प्रोसेस पूरा का पूरा है, ये पढ़ाए मानव जनन में हम। तो यहाँ पे याद रखना है क्या, कि देखो जब किसी को बंधकन करते हैं, नसबंदी जिसको बोलते हैं, है ना, नसबंदी जब करते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं, नसबंदी अगर मेल में कर रहे हैं, किसी नर को नसबंदी कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर लगाएगा एक कट, चिरेगा हल्का सा, और क्या करेगा, यहाँ से इस वाले भाग को, इस वाले नली को, ये कौन है, वास डेफरेंस है, इसको ही काट के बांध देगा। क्या करेगा, इसको काट के बांध देगा। अगर काट के छोड़ देगा, कभी बांधेगा नहीं ना, तो हो सकता है कि जो कोशिका ना, जीवित कोशिका ना है, हो सकता है कि आगे जाकर कभी जुट जाए वो, है ना। तो इसको क्या करेगा, काट के बांध देता है ना। काट के बांध देगा तो क्या करेगा, यहाँ से अब यहाँ पे स्पर्म बनेगा, स्पर्म यहाँ बनेगा, लेकिन इस तरीके से पार हो पाएगा ही नहीं, है ना। दोनों तरह से दोनों नली को क्या करता है, काट के बांध देता है। तो यहाँ से स्पर्म तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पास होगा ही नहीं स्पर्म, है ना। तो इस तरह से स्पर्म जाएगा नहीं, स्पर्म निकलेगा नहीं, तो निषेचन नहीं हो पाएगा, मतलब कि गर्भधारण नहीं, मतलब किसी महिला को गर्भधारण नहीं करवा पाएगा,
है ना, इसको बोलते हैं क्या, नसबंदी बोलते हैं। मतलब कि इसी नस को बांध दिया, किसको बांध दिया, वास डिफरेंस को, है ना। देखो उसी से नाम इसका पड़ा है वाइसेक्टोमी, मतलब कि वास को क्या किया है, बंद कर दिया है ना। तो अच्छा, एक सवाल तुम लोग का रहता है बच्चा लोग का कि जो पुरुष नसबंदी हो चुकी, जिस पुरुष को नसबंदी हो चुका है, क्या वो सेक्स कर पाएगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसका हार्मोन तो कुछ थोड़ी किया है, बॉडी हार्मोन तो काम करेगा करेगा, है ना। पेनिस में भी इरेक्शन होगा करेगा, पेनिस इरेक्ट होगा, और पेनिस इरेक्ट होगा तो मतलब कि सेक्स कर पाएगा, इजीली सेक्स कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्स कर पाएगा। लेकिन हाँ, अच्छा, सेक्स में सीमेन निकलेगा क्या? हाँ, सीमेन निकलेगा ना, सीमेन निकलेगा, लेकिन इस सीमेन में स्पर्म नहीं रहेगा, क्योंकि स्पर्म जो नली है उसको हम यहीं पे बंद कर दिए हैं। स्पर्म का सीमेन कहाँ बनता है? सीमेन बनता है यहाँ पे, तीनों ग्रंथियाँ होती है ना। तीनों ग्रंथि जो होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, बल्बोरेथर ग्रंथि, इस सबसे बनता है क्या, सीमेन। तो सीमेन तो यहाँ से निकल जाए, सीमेन तो यहाँ से भी करेगा, लेकिन हाँ, इस सीमेन में स्पर्म नहीं आ पाएगा। तो ध्यान रखना, जिसमें नसबंदी हो गया होता है वो सेक्स कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सीमेन भी निकलेगा, है ना, लेकिन उसमें उस सीमेन में स्पर्म नहीं रहेगा। स्पर्म नहीं रहेगा तो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। इसको बोलते हैं मेल में क्या, वैसेक्टोमी नाम रख लेना। उसी तरह से दूसरा होता है बंधे का नसबंदी किसमें, फीमेल में, है ना। फीमेल में होता है क्या, जो फीमेल में होता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, है ना, फीमेल में। अच्छा, ग्रामीण भारत में लगभग लगभग या सारे मध्य भारत में भी, है ना, जनरली करवाती है, कौन नसबंदी करवाती है, फीमेल करवाती है नसबंदी, है ना। फीमेल में होता है क्या, नसबंदी होता है। कैसे क्या होता है इसमें, देखो जो फीमेल में नसबंदी होता है उसका नाम क्या है, ट्यूबेक्टोमी, उसको बोलते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। इसलिए ना कि इसमें तो पढ़ाए हैं स्ट्रक्चर, सारा स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं कि इसमें मानव जनन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, है ना। तो हमें पहले देख लो, उसके बाद यहाँ पे अच्छा समझ में आएगा स्ट्रक्चर ऐसा कैसे होता है। देखो ये जो भाग है फीमेल का, ये भाग है, ये फीमेल का जनन तंत्र है, जनन अंग है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो है भाग, नीचे वाला भाग, है ना, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं वजाइना, है ना। ये है, इसको बोलते हैं सर्विक्स, कब बोलेंगे सर्विक्स हिंदी में, ग्रीवा। ये जो है अंडाशय है, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब है। अभी क्या करते हैं ना, इसका नाम देखो क्या है, ट्यूबेक्टोमी। इस फैलोपियन ट्यूब में क्या, कोई क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से इधर काट दिए, कट कर दिया, यहाँ से इधर कट कर दिए, मतलब काट के बांध दिए, काट के बांध देंगे। तो देखो यहाँ पे ओवरी है, अंडाशय कहाँ पे है, यहाँ पे, और इस अंडाशय में बनता है क्या, अंडाणु। अंडाणु बनेगा यहाँ पे, फिर आएगा कहाँ पे, इसमें आएगा, लेकिन यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा, यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा, ना तो स्पर्म इधर जा पाएगा, ना तो अंडाणु इधर आ पाएगा। तो दोनों का मिलन होगा नहीं, मिलन नहीं होगा तो निश्चय नहीं हो पाएगा। तो फीमेल में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ही, दोनों साइड को, है ना, दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देते हैं। इस अवस्था को कहते हैं क्या, ट्यूबेक्टोमी। और ये किसमें होता है, फीमेल में होता है। तो दोनों बात को रखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये था आपका क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का चार तरीका, चार मेथड, चार विधि, है ना, जो चालू कर चुके हैं। अब एक सवाल है कि सर अगर इसमें से कोई भी मेथड, कोई जो दंपत्ति है वो फॉलो नहीं कर पाया, कोई कपल जो है इसमें से कोई मेथड फॉलो नहीं कर पाया, मतलब कि ना तो नेचुरल तरीका अपनाया, ना तो केमिकल तरीका अपनाया, ना ही बैरियर मेथड अपनाया, और ना ही ये मतलब कि क्या अपनाया, सर्जिकल मेथड अपनाया, तो क्या करेगा? और मतलब कि रात वाला बात हो गया, रात वाला बात हो गया, और बाद में अफसोस कर रहा है कि अब क्या हो गया। तो एक तो उपाय है क्या, मतलब कि तुरंत से लाके गोली खा लो, है ना। तो जो आपातकाल स्थिति में, इसको बोलते हैं क्या, आपातकाल स्थिति। तो आपातकाल स्थिति में जो गोली का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं क्या, आपातकालीन स्थिति में जो गोली का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे क्या, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स बोलेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। मतलब कि जब काम हो गया, है ना, मतलब सेक्स हो गया, इंटरकोर्स हो गया, और बाद में आया कि हम तो कोई सी चीज़ का प्रयोग करवे नहीं किए, ना तो कंडोम का किए, ना तो इजैकुलेशन के समय बाहर निकाले, ना तो ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी होले, कोई तरीका नहीं होले, तब कोई सी दवा का प्रयोग कर लेंगे, उसको बोलेंगे क्या, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। और जनरली किस में होता है, तो इससे अगर किसी का रेप हो गया है तो रेप में कोई कंडोम पानी नहीं यूज करता है, रेप करता है, या तो कोई गलती से मतलब कि जोश जोश में आके काम कर लिया, जैसे तरीका बिना अपनाए हुए, तब मॉर्निंग आफ्टर पिल्स का प्रयोग किया जाता है उस समय में, है ना। तो ये सारा हो गया क्या आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया, है ना। और एक बार जो आपको और पढ़ना है, एक टॉपिक
उसको बोलते हैं MTP। हाँ, उसको क्या बोलेंगे, MTP कहते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, क्या, कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सगर्भता का चिकित्सीय समापन को बोलते हैं क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि अगर कोई तरीका नहीं अपनाया और महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई, गर्भाधान हो गया, है ना, तब उस अवस्था को कहते हैं क्या। अच्छा, तब क्या कराएंगे उसमें। अब जैसे कोई वुमन है, प्रेग्नेंट हो गई और उसको प्रेगनेंसी को ख़त्म करना है, वह बच्चा नहीं चाह रहा है ना, तो क्या करेंगे, तो उसमें लगवाएंगे हम MTP, मतलब कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि चिकित्सीय सहायता से उसको क्या करना है, बच्चे को गर्भ से हटाना है ना। इस अवस्था को ही बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो ये क्या होता है, समझना। ये देखो यहाँ पे लिखे हैं हम कि गर्भ काल पूर्ण होने पर, गर्भ मतलब गर्भ पूर्ण होने पर कितना होता है, जनरली मानव में 9 महीने का होता है, मतलब उससे पहले ही, गर्भ काल पूर्ण होने से पहले ही गर्भ को समाप्त करना। गर्भ काल पूर्ण होने से पहले गर्भ को क्या करना है, समाप्त करना। इस स्थिति को कहते हैं क्या, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे NCERT कुछ डेटा दे रखा है। वो बोलता है ना कि दुनिया में, इस दुनिया में जितने भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उसका लगभग लगभग 1/5 भाग मेडिकल द्वारा बच्चे को, मतलब कि गर्भ को खत्म करवा देती है, मतलब कि MTP करवाती है। 1/5 भाग, इस डेटा को याद रख लेना, है ना। 1/5 भाग क्या करते हैं, गर्भ को खत्म करवा देता है। अब ऐसे इंडिया में बहुत कम होता है, इंडिया में बहुत, मतलब बच्चे जो है सेंसेशन से जुड़े होते हैं, समय नया से जुड़ी होती है, लेकिन विदेशों में उतना नहीं दिखता है। मतलब किसी से भी प्यार व्यार किया, लिव इन रिलेशनशिप में रहा, अब बच्चा आ गया और बाद में क्या हो गया, डिवोर्स हो गया, मतलब कि हट गया, दोनों अलग हो गया। तो जनरली क्या करता है, सब बच्चे को थोड़ी अति कर रखेगा, बच्चे को कितना हटवा भी देता है गर्भकाल से ही, है ना। और हम इस डेटा को 1/5%, 1/5 भाग जो है कुल गर्भाधान का MTP करवाता है। ठीक है, भारत में पहले ये लीगल नहीं था, इलीगल था, लेकिन 1971 ईस्वी में इसको लीगलाइज कर दिया गया। मतलब कि 1971 के बाद कुछ मदर, है ना, MTP के द्वारा बच्चे को हटवा सकते हैं, गर्भ को समाप्त कर सकते हैं। 1971 के तहत इसको आता था डेट को। ठीक है, इसमें क्या कानूनी मान्यता मिली थी MTP को, है ना। एक क्वेश्चन है कि MTP मतलब कि गर्भ को कौन हटा सकता है, MTP कब करवाना सही रहेगा, है ना। तो NCERT स्पष्ट रूप से लिखता है कि पहले तिमाही में करा सकते हैं, सही रहेगा। पहले तिमाही में मतलब कि अगर बच्चा फटवाते हैं, गर्भ को खत्म करते हैं, तो कोई दिक्कत ज़्यादा होने वाला नहीं है ना। और उस समय क्या होगा, पिल्स द्वारा, मतलब गोली द्वारा भी करवा सकते हैं, गोली दो, है ना, अंताभित्ति को क्या करेगा, खत्म कर देगा, बच्चा गिर जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा तिमाही अगर हो गया, पहले तिमाही नहीं किया और बाद में सोचा कि हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, है ना, बाद में जब बढ़ गया तो बच्चा वहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है बच्चे का, है ना। यहाँ पे है कि दूसरा तिमाही जब शुरू हो गया, मतलब कि लगभग लगभग कब, 12 सप्ताह। तो 12 सप्ताह के बाद क्या होता है, मदर को जान का खतरा होता है। इसलिए ना कि 12 सप्ताह के बाद प्लेसेंटा वगैरह, है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह पूरी तरह से, अच्छी तरह से अटैच हो जाता है मदर के गर्भ से, है ना। और उसको तोड़ने के लिए बहुत, मतलब कि अधिक दवा की जरूरत पड़ती है या चिपड़ की जरूरत पड़ती है, तो उसमें मदर को जान की खतरा भी होती है ना। तो उस अवस्था में सही नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग करवाते हैं, उसमें करवाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, 12 सप्ताह तक क्या होता है, मदर को खतरा रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसमें जो क्वेश्चन लिखे थे MTP करवाना सही रहेगा, तो पहले तिमाही में करवा सकते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा, हटाना है तो पहले ही हटा दो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखे हैं कि MTP कौन करवा सकता है। अब जैसे यहाँ पे कर तो दिया है कि 71 में कर दिया, क्या लीगल तो कर दिया सरकार, लेकिन कैसा हटा देगा। यहाँ पे एक प्रावधान इसमें ये भी है, एक प्रावधान कि अगर कभी आप सुनते होंगे कि बेटी हो रहा है किसी को, तो उसके गर्भ को खत्म कर दो, गर्भ में ही मरवा दो, है ना। तो ऐसे पता चल जाएगा कि जांच करवा लेगा, पता चल जाएगा कि बेटी है, उसको हटवा तो देगा उसको, है ना। ये इलीगल है, ये नहीं कर सकते हैं, है ना। कौन करवा सकता है, तो इसमें यहाँ पे सीधे सीधे आंसर बात लिखता है, क्या लिखता है, तो वही करवा सकता है जिसमें अवांछित गर्भ से छुटकारा पाना है, मतलब कि बच्चा नहीं चाह रहा है ना, किसी कारण से, है ना, और उसको गर्भ हो गया है, तब वो हटा सकता है मेडिकल द्वारा, है ना। जैसे अब जैसे यहाँ पे और लिखता है, जैसे किसी का रेप केस हो गया है
रेप हुआ, बच्चा मतलब गर्भधारण हो गया, है ना, तो थोड़ी कोई चाहेगा कि किसी का बच्चा रेप हो गया, उसका बच्चा रहेगा उसके घर में, वो हटा देता है बाद में, है ना, तो हटा सकता है ना। नेक्स्ट है कि भ्रूण की स्थिति सही नहीं रहने पर। अब जैसे जहाँ पे भ्रूण को सही जगह पे गर्भाशय में होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, किसी और जगह पे है ना, और उससे बहुत मतलब कि दर्द हो रहा है, मदर को परेशानी हो रही है ना, तो भ्रूण की स्थिति सही नहीं गर्भ में सही नहीं रहेगा ना, तब भी उसको हटवा सकते हैं, है ना। और एक बताओ लिखता है कि बच्चे में कोई खतरनाक बीमारी रहने पर, है ना, अगर बच्चा में कोई खतरनाक बीमारी है ना, जो ठीक नहीं हो सकता है वैसे बीमारी, तो ऐसे केस में बच्चे को मतलब हटा सकते हैं, गर्भ को खत्म कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे थे क्या आपके मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के तरीके थे, कौन करवा सकता है, कब करवा सकता है और कैसे करवा सकता है, ये सारा था प्रोसेस ये, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको करना है वो करना है क्या, इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है क्या, नेक्स्ट टॉपिक लिखे हैं क्या, इनफर्टिलिटी, जिसको बोलते हैं क्या, बंधता। अब ये क्या होता है सर, देखो अगर किसी दंपत्ति कपल को बोलते हैं, मतलब कि मादा और पुरुष, हम साथ जो पति पत्नी जिसको बोलते हैं ना वो, है ना, उसको बोलते हैं कपल बोल सकते हैं, दंपत्ति बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है ना। अगर कोई दंपत्ति चाह रहा है कि उसको बच्चा हो, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, हर बार कोशिश कर रहा है, कभी ई बाबा से, कभी वो बाबा से, कभी वो डॉक्टर से, कभी डॉक्टर से, दिखा दिखा के इलाज करवा करवा के परेशान हो गया है ना, तो इस स्थिति को कहते हैं क्या, बंधता कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं, मतलब कि इनफर्टिलिटी भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये इसका कारण क्या है, क्या कारण है कि किसी बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा देखो, बच्चा पैदा करना मेल या फीमेल का ये मतलब गॉड गिफ्ट है, हर कोई बच्चा पैदा कर सकता है ना, लेकिन किसी किसी कारण से कोई कोई अगर बीमारी हो गया, है ना, तो हो सकता है बच्चा पैदा नहीं हो, है ना। कारण क्या क्या है सर, क्या बीमारी हो सकता है, देखो अच्छा, आज का समाज में क्या है, समाज में जनरली मानसिकता ये बन गई है कि अगर किसी दंपति को बच्चा नहीं हो रहा है तो दोषी ठहराया किसको, लड़की को ही दस ठहराएगा दोषी, कि तुम्हारे में ही किसी कोई खराबी होगा जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा है, और जनरली उसका इलाज करवा देता है, मतलब कि लड़की सही है फिर भी उसका इलाज करवा रहा है ना, तो ये गलत बात है। जितना जिम्मेदार लड़का है उतना ही जिम्मेदार लड़की भी है ना, बच्चा नहीं होने का, है ना, दोनों तरफ बराबर जिम्मेदार है ना। देखिए पहले करते हैं मेल में क्या क्या ऐसा स्थिति होगा जिसके कारण बच्चा नहीं पैदा कर सकता है वो, तो पहला कारण है उसको क्या, उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्मिया। एंजियोस्पर्मिया उस स्थिति को कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें एक मेल के टेस्टिस में या बोल सकते सीधे सीधे मेल में स्पर्म नहीं बनता है ना। अगर अच्छा स्पर्म बनने के कई सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है कि टेस्टिस में चोट लग गया हो सकता है कि जिसमें टेस्टिस में बनता है स्पर्म वो खराब हो गया है ना, हार्मोन सही से नहीं निकल रहा है ना, तो कई सारे काम हो सकते हैं, है ना। इस स्थिति को बोलते हैं क्या, एजियोस्पर्मिया, मतलब क्या हो गया, मेल में स्पर्म नहीं बन रहा है, तो स्पर्म नहीं बनेगा तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, उसको बोलेंगे क्या, बंधता बोलेंगे, इनफर्टाइल बोलेंगे, फर्स्ट केस मेल में, है ना। दूसरा है कौन, ओलिगोजोस्पर्मिया। ओलिगोजोस्पर्मिया का मतलब होता है ये कि मेल में स्पर्म बन तो रहा है लेकिन बहुत कम बन रहा है, बहुत कम मात्रा में बन रहा है ना, तो कम मात्रा में बनेगा तो तुम लोग बता चुके हैं हम क्या, कि अगर कम स्पर्म रहेगा, है ना, तो क्या होगा, फेलोपियन मतलब कि फेलोपियन ट्यूब में पहुंच ही नहीं पाएगा, वो गर्भाशय में जाकर खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। क्यों मर जाएगा, क्योंकि फीमेल की बॉडी में है क्या लगा हुआ, WBC, कम स्पर्म को क्या करेगा, अटैक करके मार देगा, वहां पर पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना, तो ये भी दिक्कत है, इसमें बच्चा पैदा नहीं हो सकता है ओलिगोजोस्पर्मिया में, है ना। और तीसरा जो है, जो सबसे भयंकर बीमारी है उसको बोलते हैं क्या, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि पेनिस में इरेक्शन हो ही नहीं रहा है, अगर इरेक्शन नहीं होगा तो कॉपुलेशन नहीं होगा, मतलब संभोग नहीं हो पाएगा, संभोग नहीं हो पाएगा तो स्पर्म नहीं जाएगा फीमेल की बॉडी में, फीमेल की बॉडी में स्पर्म नहीं जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। जिसको इरेक्शन समझ में नहीं आता है तो समझना कि जैसे मान लो कि ये क्या है, एक मेल है ना, और एक मेल है, ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, एक मेल है ना, ये ठीक है। और देखो जनरली क्या होगा, जनरली जो होगा वो क्या होगा कि इसका जो यहाँ पे रहेगा क्या, जो यहाँ पे रहता है ये पेनिस इस तरह से लटकल रहेगा, है ना, ये है पेनिस आपका, ये वहाँ पे कर सकते हैं स्क्रोटम, ओवरी, है ना,
तो ये रहता है इस तरह से, है ना। अगर इसमें इरेक्शन होगा ना तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, मतलब कि ऊपर को हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा इरेक्शन, है ना। तो इसको बोलते हैं इरेक्शन, है ना। अगर इरेक्शन नहीं हो रहा है, ऊपर नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति को बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, है ना। इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। इरेक्शन नहीं होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है सर, जैसे कोई बहुत टेंशन में है, चिंता में है ना, तो उसमें इरेक्शन नहीं हो पाएगा। टेस्टिस में किसी कारण से चोट लग गया है तो नहीं हो पाएगा। अगर पेनिस में किसी कारण से चोट लग गया है तो नहीं हो पाएगा, है ना। और आजकल बहुत ज़्यादा जो पॉर्न वीडियो देखता है ना, तो उसमें भी कभी कभी हो सकता है कि इरेक्शन नहीं हो, है ना, बहुत अधिक एक्सेसिव होने पर। तो ये सारे कारण हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के, है ना। तो अगर कोई बच्चा इस तरह से का शिकार है, इस तरह के वीडियो का, तो अभी से बच जाओ, संभल जाओ मुन्ना, बाद में काम नहीं आएगा कुछ, है ना। तो इसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, है ना। अब देखो किसी भी मेल में ये सारी बीमारी है और नहीं हो रहा है, और नहीं रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये सब बीमारी है, तो उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि उसमें स्पर्म बनेगा ही नहीं, है ना। ये था मेल के इनफर्टिलिटी के या मेल के बंधता के कारण। नेक्स्ट आता है फीमेल में। फीमेल में कुछ कारण होता है जिससे बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। फीमेल में सबसे जो पहला कारण है वो कारण रखना है पीकॉस। इसको बोलते हैं क्या, पीकॉस। इसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब इसमें होता है ना, जैसे मान लो ये ओवरी है ना, तो ओवरी में क्या होता है, अंडाणु बनता है। अंडाणु क्या हुआ, बना, और जाता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो यहाँ पे किस कारण से क्या होता है, अंडाणु बना ही नहीं, अंडाणु बनेगा ही नहीं, या किसी कारण से बन गया तो उसमें कुछ बीमारी, बीमारी का लक्षण होता है ना। तो उसमें से उसका उत्सर्जन हो, मतलब कि अंडोत्सर्ग होगा ही नहीं, है ना। अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा है ग्राफी पुटिका का, तो अंडाणु निकलेगा नहीं बाहर, है ना। इस स्थिति को कहते हैं क्या, पीकॉस कहते हैं। मतलब कि अंडाणु उसमें बन ही नहीं रहा है। अब जब अंडाणु नहीं बनेगा किसी फीमेल में, तो बच्चा कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यह है पहला कारण फीमेल का। दूसरा कारण क्या है ना, दूसरा कारण ये है आपका, ये दूसरा कारण ये है PID, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, है ना। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं इसको, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि जैसे फेलोपियन ट्यूब है ना, क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। अगर फेलोपियन ट्यूब किसी कारण से मुड़ गया है ना, जैसे ये फेलोपियन ट्यूब किस तरह से होता है, फेलोपियन ट्यूब जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इस तरह से होता है ना, इधर भी होता है इस तरह से, है ना, इस तरह से। अब जैसे ये फेलोपियन ट्यूब थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा छोटा बन गया है, जैसे इधर देख सकते हैं ये थोड़ा लंबा है। अब ये किसी कारण से मुड़ जाए, अब ये कुछ तरह से ऐसे करके इधर से मुड़ जाए, है ना। अगर मुड़ जाएगा तो कोई नली है, कोई नली के आकार का पाइप है, उसको मोड़ दो, तो मोड़ देने पर तुम देखेगा कि पास कोई चीज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि रास्ता छेक लेता है वो, तो मुड़ जाता है ना। तो अंडाणु जो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर अंडाणु बनेगा, ये पास होगा ही नहीं, पास होगा नहीं तो बच्चे नहीं बनेंगे। फीमेल में सबसे अधिक केस यही रहता है, फीमेल से सबसे अधिक केस यही रहता है ना। ये क्या है, एक तरह की बीमारी है ना, जो किसी कारण से चोट लगने से या अधिक हार्मोन की गड़बड़ी से हो सकता है ना। और एक तीसरा जो फीमेल गड़बड़ी का फीमेल में बंधता का कारण है, वो क्या है, हार्मोन स्त्राव में गड़बड़ी। अगर किसी का हेल्थ सही नहीं रहा तो उसमें हार्मोन का स्तर खराब हो जाएगा, मतलब कि हार्मोन अनियमित हो जाएगा, है ना। और जब भी हार्मोन अनियमित होगा तो उसमें अंडाणु बनेगा नहीं, अंडाणु नहीं बनेगा तो उसमें क्या होगा, बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। मतलब कि 3 कारण मेल फीमेल में भी जिम्मेदार है और 3 कारण मेल में भी जिम्मेदार है। मतलब कि अगर किसी दंपत्ति को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको सिर्फ फीमेल को दोष नहीं देना है, क्योंकि दोनों में बराबर जिम्मेदार हो सकते हैं, है ना। और ये बात जांच कराने की है, तो जांच करा सकते हैं, है ना। अच्छा, मेल का है क्या, मेल का दिख जाएगा, स्पष्ट दिख जाएगा कि अगर उसमें कोई लक्षण है तो दिख जाएगा वहीं पे, है ना, मौके पर ही। फीमेल में चूंकि अंदर का इसका बॉडी का पार्ट है तो ये दिखेगा नहीं, उसको डॉक्टर की हेल्प से जांच करवाना पड़ेगा। तो ये है दोनों में क्या, बंधता के कारण। ठीक है, ये मतलब समझ आ गया। अब एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है ये, कि अगर कोई दंपति बंद है, मतलब उसको बच्चा नहीं हो रहा है, बीमारी कोई भी हो, मेल में हो चाहे फीमेल में हो, किसी में बीमारी हो, बच्चा नहीं हो रहा है और वो चाह रहा है कि हमको बच्चा हो, उसको एक बच्चा चाहिए, है ना, तो क्या करें। अब मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि इसके कई सारे तरीके लगा देता है ना। उसी में से आप सुनते होंगे नाम क्या,
टेस्ट ट्यूब बेबी का, जिसको बोलते हैं आईवीएफ, है ना, उसको क्या बोलते हैं आईवीएफ, उसको बोलते हैं क्या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। तो आईवीएफ करेंगे अब अगले लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा, अगले लेक्चर में करेंगे बहुत सारे आईवीएफ के कैसे ज़्यादा तरीके होते हैं, आईवीएफ के कई सारे तरीके होते हैं, और वहाँ से नीट में सवाल बना हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से अगले लेक्चर सुनना, ठीक है। चलो।